औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाकल्लाह सिस्टर फरहाना नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम एक सिलसिलावार एक सीरीज़ के तहत जो है वो कैपिटलिज़्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ यूज़ किया गया आज के डिकोडिंग कैपिटलिज़्म। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि जब भी हम तनकीद करें कैपिटलिज़्म पे और इस्लाम की तारीफ़ करें या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तारीफ़ करें, तो हमें पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें अपने जो हरीफ है या जो कंपटीटर है या जो हमें चैलेंज कर रहा है, मुस्लिम माशरों को, मुस्लिम सोसाइटीज़ को, इस्लामिक इकोनॉमिक्स को, हमें पता होना चाहिए कि उसका इनसाइड आउट क्या है। उसको डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि मार्क्सिस्ट हैं या जो कम्युनिस्ट हैं वो बहुत ये काम बहुत अच्छा करते हैं। तो अगेन रिकमेंडेशन है कि आप मार्क्सिस्ट की जो क्रिटिक है वो ज़रूर पढ़ा करें अगेंस्ट कैपिटलिज्म। तो बहुत उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि कैपिटलिज्म में क्या क्या फ्लॉज हैं और वो क्या बिल्ट इन इश्यूज हैं और वो इंट्रिंसिक जो फ्लॉज हैं या सिस्टमिक इश्यूज हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इस हवाले से हम दो प्रेजेंटेशंस कर चुके हैं और आज तीसरी प्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटलिज्म को और मजीद हम अंदर से देख रहे हैं कि इसके बूम बस्ट साइकिल्स या जिसको हम इकोनॉमिक साइकिल्स भी कहते हैं, वो क्यों है, क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। और फिर आखिर में हम जो इसका एक वजह है, यानी जो बैंकिंग बैंकिंग इंडस्ट्री है और बैंकिंग इंडस्ट्री जिस तरह काम करती है और जिस तरह इकोनॉमिक सिस्टम ने बैंकिंग इंडस्ट्री को अलाउ किया है कि वो डेट बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करे अराउंड द वर्ल्ड, उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं वो है टू अंडरस्टैंड बूम एंड बस्ट साइकिल्स। इसी को अंडरस्टैंड करते हुए इंशाल्लाह जो ऑडियंस है हमारी वो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेगी कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, और थोड़ा बहुत मनी क्रिएशन के बारे में भी आज हम बात कर लेंगे कि वो बूम एंड बस्ट साइकिल की एक बहुत बड़ी वजह होती है। और एक जो हर्ड मेंटेलिटी होती है कि एक ही इंडस्ट्री में के पीछे चल पड़ना, या एक ही जो है वो अगर एक वेव चल रही है तो उसी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो वो तमाम जो बातें हैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ बूम एंड बस्ट साइकिल्स वो आपको इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। और कहते हैं कि 100 150 सालों में कुछ 37 जो है वो बूम एंड बस्ट साइकिल्स आए हैं। तो ऑब्वियसली 37 को तो स्टडी करना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए अवॉइड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं किस किस को इंक्लूड करूं, किसको एक्सक्लूड करूं। लेकिन फिर भी जो है वो मेजर जो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स हैं और जो रिसेशंस हैं या डिप्रेशंस हैं उनको मैंने आज जमा किया है इस प्रेजेंटेशन में। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बूम एंड बस्ट साइकिल होते क्या हैं। द बूम एंड बस्ट साइकिल इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर्स repeatedly. The boom and bust cycle is a key characteristic of capitalist economies and is sometimes synonymous to the business cycles. तो जिस तरह मैंने कहा कि ये इंट्रिंसिक बिल्ट इन एक इशू है कैपिटलिज्म का, कि उसके यहाँ जो है वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी जिसको हम बूम एंड बस्ट साइकिल कहते हैं। और ये स्टार्ट इस तरह से होता है कि पहले जो एक आपका एक्सपेंशन होती है, इतनी एक्सपेंशन होती है कि वो बूम हो जाता है, यानी बिल्कुल पीक पे आ जाता है। जब पीक होता है तो फौरन ही वो बस्ट करता है और एक तवील अरसे के लिए, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द इशू, जो रिसेशन है वो कंटिन्यू करती है और इसमें लोगों की जॉब्स जाती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग नोट भी कर रहे हैं तो नोट करते रहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस्लाम से इसको कंपेयर करेंगे ना। तो बेसिकली जहाँ जो लोग ज़्यादा जानते हैं, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, वो फ़ौरन स्केप कर जाते हैं। वो जो क्या कहते हैं, जो सेफ्टी बोर्ड्स होती हैं उसमें कूद के अपने पैसे को बचा लेते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं, अपने माल को बचा लेते हैं। और जो बेचारे गरीब होते हैं या मिडिल क्लास होती है या जो लेस अवेयर्ड पीपल हैं, वो इस जब वो बस जो होता है वो उसका शिकार हो जाते हैं। तो ये एक एक साइकिल चल रहा है जब से कैपिटलिज्म, जिस हमने पढ़ा था कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद प्रॉपरली कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया में जो है वो जिसको आप मॉडर्न कैपिटलिज्म भी कह लें, तो वो आना शुरू हुआ। तो अगेन द लस्ट ऑफ प्रॉफिट, लस्ट ऑफ जो है वो एडवांटेजेस, उसकी वजह से जो है वो एक 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 वेव चलती है। उस वेव में जो चीज़ जो आदमी ज़्यादा जानता है, जो जानता है कि अब बस्ट आने वाला है, वो अपने आप को स्केप कर लेता है और बाकी लोग जो है फंस जाते हैं। तो एक ये तो एक सबसे सिस्टमेटिक
सिस्टमिक कह लें आप, एक डिसीट का जरिया बन गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जितने भी जो एनालिस्ट हैं वो कहेंगे यार, जब 37 वुमेन बस साइकिल हो रहे हैं तो हम इसको रोकते क्यों नहीं है। लेकिन बस वही है कि जो जिनको जो है वो पावर का जो है वो एक क्रेज है, या वो जो है इसी तरह से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हराम प्रॉफिट इसको कह सकते हैं हम लोग इस्लामिक टर्म्स में। तो बस वो तैयार नहीं है कि कुछ चेंज करें, कुछ रिफॉर्म्स करें, और ये चीज़ चलती चली जा रही है। अच्छा, ये ठीक है, कार्ल मार्क्स ने एंटिसिपेट किया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ज़माने में ही उसकी जवानी और गुजरा टाइम गुजरा, तो उसने उसके ऊपर स्टडी किया, और बाद में तो उसके बाद भी इतने सारे मूवमेंट बस साइकिल आया, लोगों ने इसको स्टडी किया। तो ये एक रेफरेंस था कार्ल मार्क्स का, कि इसके अंदर कंज्यूमर साइकोलॉजी भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है। कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा देखता है कि किस तरफ मुझे चलना है, और जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ चलते रहो, वहीं इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, कि लोगों को मना किया जाए कि ओवर हीटिंग हो चुकी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब ये बस करेगा। यहाँ पर एक्टिव गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। तो ये भी इंशाल्लाह आगे पढ़ते रहेंगे। The cycle can last anywhere from several months to several years, with the average length being approximately 5 years, going back to 1850s. According to National Bureau of Economics Research, there were 34, और बाद जगहों पे 37 भी है, बिजनेस साइकिल्स हैं बिटवीन 1854 एंड 2020। जारी बात है 2020 के बाद हम जानते हैं कि कोई मेजर तो नहीं आया, लेकिन छोटे मोटे अराउंड द वर्ल्ड आते रहते हैं। और ये क्यों आते हैं उस पर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। चलिए, इसको मैं इससे पहले कि हम पहला मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस देखें यूरोप का या अमेरिका का, तो ये बात याद रखिए कि अगेन बैंक्स जो हैं वो लेंडिंग करते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स पे। इंटरेस्ट रेट्स अगर लो हों तो लोगों के पास इजी मनी आती है, लोग जल्दी से बैंक जाकर लोन ले लेते हैं, और जो क्रेडिट जो है वो अवेलेबल रहता है मार्केट में। जब इजी क्रेडिट अवेलेबल होता है तो लोग उसको हासिल करते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उस वक्त का ट्रेंड चल रहा हो। तो ट्रेंड अगर अब देखिएगा, आपने जब बारी बारी जैसे ये 1819 का क्राइसिस है, इसके अंदर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉटन बेल्ट expansion in the cotton belt, and was followed by general collapse of the American economy that persisted through 1821। तो धन 2 साल ये क्राइसिस रहा, क्यों रहा, कि सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कॉटन की जो है एग्रीकल्चर पे और कॉटन की ग्रोथ पे। और वो एक जो भेड़ चाल चलती है, और कहीं भी किसी वजह से, जैसे भी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि निपोलियनिक वार की वजह से थोड़ी सी मार्केट एडजस्टमेंट हुई यूरोप में। और जब एडजस्टमेंट हुई तो चूंकि आप ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं स्पेकुलेशन पे, आने वाली प्रिडिक्शंस पे, कि आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं। और जो लोग जानते हैं वो फौरन अपने पैसे को निकाल लेते हैं, और जो अगेन लेस अवेयर्ड पीपल होते हैं, या जिनको या इल अवेयर्ड होते हैं, वो अपना पैसे को वो लूज कर जाते हैं। बार बार आप देखिएगा कि जब मैं ये स्लाइड्स को आगे बढ़ाऊंगा, तो इसमें ऑब्वियसली लिखा हुआ बहुत कुछ है, आप कुछ लोग पढ़ भी सकते हैं बाद में जब यूट्यूब पे ये लोड होगा। तो आप जरूर देखिएगा कि इसमें चंद चीज़ें कॉमन हैं, और वो ये है कि ओवर ओवर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का गाइड ना करना, फिर जो अमीर लोग हैं उनको लोगों को ल्योर करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को हमें डिसीव करना कह सकते हैं बिल्कुल, कि ये इन्वेस्टमेंट कीजिए, कॉटन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और लोग जो है वो बिल्कुल बैंक से लोन ले लेकर, या ठीक है अपने पैसे भी लेकर, लेकिन मेजॉरिटी ये होता है कि बैंक से लोन लिया जाता है इजी के कम इंटरेस्ट रेट्स पे, और ये समझ के कि हमें प्रॉफिट होगा तो हम बैंक का लोन भी बमा इंटरेस्ट वापस कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस आप देखिएगा कि साइकिलिक है, हर क्राइसिस में मोर लेस इसी टाइप की चीजें हुई हैं। दूसरी बात, या पॉइंट नंबर जो 4 जो है, जो फेलिंग टू प्रोवाइड गोल्ड स्पेसी फ्रॉम देयर रिजर्व when presented with their own banknotes for redemption by the second bank of यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी आप देखिएगा कि बहुत कॉमन रहेगा हर क्राइसिस में। होता क्या है कि बैंक्स जब लैंड करते हैं तो वो उस जमाने में जो है, मैंने शायद पहले भी बयान किया है कि करेंसीज इस वक्त यूनाइट नहीं हुई थी, तो हर बैंक की अपने बैंक नोट्स होते थे, और वो बैंक नोट्स के अगेंस्ट वो लोन देते थे। और वो बैंक नोट जो होता था वो यानी वो शो करता था कि भाई ये मैंने लैंड किया हुआ है और मुझे ये पैसे वापस करने हैं। तो देखा जाए तो यानी जो एक नोट होता है वो बेसिकली वो डेट का डॉक्यूमेंट होता है।
आज की जो करेंसी नोट्स हैं वो भी अब देखा जाए तो डेट का ही सर्टिफिकेट होता है वो, जिस पर लिखा भी होता है उर्दू में कि हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा। मतलब क्या है कि कि कभी भी आप सेंट्रल बैंक जाएंगे तो उसके बदले आप उतना कमोडिटी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि दुनिया भर में अब ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तो अब ये जो डेट नोट है यही हमारा एसेट है। यानी कि अजीब सी बात है कि जिस पर उलमा कराम भी कहते हैं कि हाँ इतना कुछ आगे चीजें बढ़ चुकी हैं कि जो आजकल की मॉडर्न करेंसी है वो भी एक गो के वो एक डेट नोट है, वो एक डेट का सर्टिफिकेट है। लेकिन चूंकि अब बैक कर रही है इसको सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट्स बैक कर रही है, तो अब यही हमारा माल है, यही हमारा पैसा है। चले ये बहस आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1819 की। उसमें यह हुआ कि जब लोग अपना पैसे वापस लेने आए, वो बैंक नोट्स लेकर आए कि इसके बदले हमें गोल्ड दे दिया जाए। उस जमाने में गोल्ड फिर भी रखा जाता था। ये तो 1971 में हुआ ना कि जो निक्सन ने गोल्ड को खत्म किया प्रॉपरली, यानी बाकायदा ऑफिशियली ऐलान किया। लेकिन उससे पहले तो गोल्ड की बैकिंग थी। लेकिन उसमें भी धोखे होते थे कि गोल्ड आपने कम रखा हुआ है और नोट्स ज्यादा जनरेट कर दिए हैं, और इंटरेस्ट पे हर चीज इंटरेस्ट की गिर्द घूम रही है। ये याद रखिएगा आप लोग कि इस्लाम सूद को मना करता है। बस ध्यान में रखिए कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुसलमान बैठे हुए हैं, तो सूद को हराम जो किया गया है बस वो एक जहन में रखिए। और हम स्टडी कर रहे हैं कैपिटलिज्म को, और देखिए कि सूद कहाँ कहाँ अपनी कार्रवाइयाँ कारस्तानियाँ और जलवे दिखा रहा है। तो खैर, बैंक नोट्स दिए जाते थे। तो आप देखिए लिखा हुआ है इसमें कि वो फेल टू प्रोवाइड गोल्ड स्पेसी, यानी गोल्ड गोल्ड का जो बैकिंग है वो देने से कासिर रहे। इसकी वजह से मजीद पैनिक क्रिएट होता है। जब पैनिक क्रिएट होता है, लोग लोग एक दूसरे को बताते हैं कि यार मैं गया था तो मुझको पैसे नहीं दिए, वो दूसरा भी गया, तीसरा भी आया, और इस तरह से बैंक रन हो जाता है और बैंक कोलैप्स कर जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। ये हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बैंक डिफॉल्ट जो है वो क्यों होते हैं। ये अगर नहीं पढ़ा तो हमने आज देख लिया। The financial disaster and recession provoked popular resentment against banking and business enterprise, along with a general belief that federal government economic policies was fundamentally flawed. अभी आप याद रखिएगा कि 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक स्टैब्लिश हुआ था, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा। ये 1819 है। तो एक रिजेंटमेंट क्रिएट हो रही है कि बैंक रन क्यों होते हैं, बैंक क्यों भाग जाते हैं, और बैंक क्यों ओवर लेंडिंग करते हैं, कौन उनको रेगुलेट करेगा, कौन समझाएगा। तो वो एक जनरल सेंस भी डेवलप हो रही है, जो बाद में 1913 में फेडरल रिजर्व बनने के बाद बन गया। लेकिन क्या उसके बाद खत्म हो गया? उसके बाद भी कई इकोनॉमिक क्राइसिस आए। तो बेसिकली कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म में, जो हम आज बार बार इसको इसको रिपीट करेंगे। लेकिन ठीक है, लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन मैनी फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम पॉलिटिकली इंगेज सो एज टू डिफाइन एज टू डिफेंड देयर लोकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो खैर भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर पैनिक ऑफ 1825 है। इसके अंदर जो है वो खैर फ्रांस ने जो है वो कुछ गोल्ड प्रोवाइड किया बैंक्स को, सॉरी स्टॉक्स को, क्योंकि स्टॉक्स जब गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक्स भी जो है वो क्लैप्स करते हैं। तो खैर ये आपके सामने इसमें अगेन जो उस टाइम पे तो कॉटन था, इस टाइम पे क्या था कि लैटिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करनी है। अराइजिंग इन पार्ट आउट ऑफ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स इन लैटिन अमेरिका, द क्राइसिस वॉज फेल्ट मोस्ट एक्यूटली इन ब्रिटेन, वेर इट लेड टू क्लोजर ऑफ 12 बैंक्स। 12 बैंक जो है वो 1825 में यूके में क्लोज हुए। अच्छा, जब आप ये बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, मैं बयान कर रहा हूँ, तो एक बहुत कॉमन सी बात लग रही है। जब आप उस टाइम को फील करेंगे ना कि आपके पैसे जो है वो 20,000 पाउंड 10,000 पाउंड बैंक में हो, उसमें आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल हो, और वो अगर आप बैंक कहे कि हम आपको अब नहीं दे सकते, सोचिए वो क्या प्रॉब्लम होती है। अभी हम जब 1929 के जो अमेरिकन डिप्रेशन है उसकी कुछ पिक्चर्स देखेंगे, उस पिक्चर्स को देख के आपको आइडिया होगा कि वो क्या चीज़ थी। अभी इसकी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पेस्ट नहीं की। लेकिन आप देखिएगा कि जो पब्लिक का जो एंगर है या उनकी जो एगनी है और उनका जो क्राइसिस है, वो आप फील करने की बात है कि महज बैंकों ने अपने प्रॉफिट के, अगेन वर्ड यूज करूंगा, लस्ट में और ओवर ग्रीड में और ओवर ग्रीड में यहाँ तक बात पहुंची कि लोगों के पैसे जो है वो जाया हो गए। यकीन क्यों होता है कि आपके पास डिपॉजिट्स होते हैं, और डिपॉजिट्स की बुनियाद पे आप ओवर लेंडिंग करते हैं। और फिर बैंकिंग के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े अजीबो गरीब हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है कि आप अपने रिजर्व्स को देखते हुए आप इस पे मजीद नोट जो है वो मजीद लोन्स देते हैं, और मार्केट में जो है वो अगेन इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसकी वजह से चीज़ें महंगी होती हैं। मगर आप इस चक्रों में पड़े रहते हैं, और जब कोई क्राइसिस आता है, कोई इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होती है, या कोई जंग हो जाती है, या कोई सैलाब आ जाता है, कैलेमिटी आ जाती है, तो आप उसके लिए रेडी नहीं रहते।
और लोग जो है फिर उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अब आप गौर कीजिए, इस्लाम किस तरह से लोगों को सेव करता है, किस तरह लोगों की जो है इकोनॉमीज को सेव करने की कोशिश करता है, ये आपके जहन में रहना चाहिए। अगर हम लास्ट पॉइंट देखें कि 70 बैंक्स फेल्ड, द करंट व्यू पुट्स मच ऑफ द फॉल्ट ऑफ द क्रैश ऑन द बैंक्स फॉर नॉट कलेक्टिंग क्वालिटी इंफॉर्मेशन। देखिए, बैंक लेंडिंग कर रहा है क्योंकि बैंक को शौक है सिर्फ पैसे कमाने का, यानी कि सूद कमाने का, माजल्ला। और उसकी बुनियाद पे वो क्या कर रहे हैं कि जो आ रहा है उसको कर्ज दे रहे हैं। कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं है, ये प्रॉपर जो है वो चेक नहीं किया जा रहा कि ये रीपे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो फॉर परफॉर्मिंग इनएडिक्वेट सर्वेलियंस एंड फॉर नॉट डूइंग सिंपल ड्यू ड्यू डिलीजेंस ऑन वेंचर्स। कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं है, कोई चेकलिस्ट नहीं है कि क्या जो भी जिसको हम ये कर्ज दे रहे हैं क्या वो वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये हर क्राइसिस की यही कहानी है। द पैनिक ऑफ 1837, इसमें मैंने इसलिए इसको पेश किया कि इसके अंदर रेल रोड का एक मामला शुरू हुआ, कि उस जमाने में जो है कि वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही है, रेलवे लाइंस बन रही हैं, और वही है कि बस सब लोग इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं रेल रोड पे, और रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, लेकिन ना कोई करेक्शन है, ना कोई रेगुलेशन है, ना कोई ओवरसाइट है। और अ, बस बैंक्स को दी हुई आज़ादी और बिल्कुल फ्रीडम दिया हुआ है, जो कि कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म वाले मांगते भी हैं कि हमें फ्रीडम दिया जाए, हमें फ्रीडम दिया जाए। भाई फ्रीडम दिया जाएगा तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होंगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल ओवरलुक करते हैं, और बस फ्रीडम में ये कि कमाओ कमाओ कमाओ। और चूंकि शुरू में बहुत अच्छा लग रहा होता है कि बूम आ रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, लोग खुशहाल हो रहे हैं, लेकिन उसका जो महज 3 साल में, कभी 5 साल में, कभी 2 साल में, कभी 10 साल में कोई ना कोई ऐसा आता है क्राइसिस के अमीर जो है, जो अवेयर्ड है, जो पावरफुल है, वो बच जाता है, और एक मेजॉरिटी जो कॉमन पीपल है वो सफर करती है। और जो हम बार बार हमने अपनी पहली प्रेजेंटेशन में और सेकंड प्रेजेंटेशन में बात की कि वो जो इनक्वालिटी क्यों हो रही है, यानी जो इनकम गैप है या वेल्थ गैप है, क्यों हो रहा है, कोई जादू थोड़ी हो रहा है। आप ये पढ़िए ना, जो आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आपको 3-4 आप देख चुके हैं क्राइसिस। ये पैनिक ऑफ 1837 पढ़ रहे हैं अभी आप, इसमें भी क्या हो रहा है भाई, पैसे थोड़ी कोई जला रहा है, पैसे जल थोड़ी रहे हैं, गायब थोड़ी हो रहे हैं, वो किसी के पास जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, और किसी से कोई इससे महरूम हो रहा है, कोई इससे खाली हो रहा है। तो यही इनकम इनक्वालिटी, ये सिस्टम के अंदर जो इंट्रिंसिक इम्प्लिसिट जो एक इश्यू है, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं कैपिटलिज्म के, जो कि सिर्फ और सिर्फ सूद की वजह से ही है। मतलब मैंने इसलिए बोल दिया कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन ठीक है हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, मगर क्यों है ये लेंडिंग होती ही क्यों है? लेंडिंग अगर सूद खत्म कर दे लेंडिंग खत्म हो जाएगी। तो जब सूद खत्म कर देंगे लेंडिंग खत्म हो जाएगी, लेंडिंग खत्म हो जाएगी, लोग सिर्फ अपने ही पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि अपने पैसे निकालो भाई, अपने बैंक से पैसे निकालो, खुद कारोबार करो, या मुशारका या मुदारबा पे कारोबार करो इस्लामिक तरीके से। ये लैंडिंग क्या होती है? तो सूद है तो लैंडिंग है, सूद खत्म करते लैंडिंग खत्म हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा आप बात। इस वाले में क्या हुआ, बैंक इन न्यूयॉर्क सिटी रैन आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। हंसी आती है कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है और किसी को परवाह नहीं है। और एंड्रयू जैक्सन जो थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने नाराज होकर जो है वो सेकंड बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को भी कहा कि तुमको मैं काम करने नहीं दूंगा, तुम लोग बहुत वो हो, चोर हो, डकैत हो। उसकी वजह से और भी लोग परेशान हो गए। जब और परेशान हो गए तो एक और बैंक्स भी जो है वो, यानी जब एक बैंक बंद करने की बात आई कि तुमको मैं बंद कर दूंगा, तो जो और बैंक थे न्यूयॉर्क में उनके मसले हो गए, लोग वहां पहुंच गए पैसे लेने के लिए। इनके पास पैसे होते ही नहीं है, क्योंकि ये ओवर लेंडिंग करते हैं, ये ऑलरेडी डिपॉजिट्स को मुख्तलिफ स्टॉक्स में, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। तो कैसे सॉल्वेंसी आएगी? सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? कि आपके पास फौरन पैसे हों देने के लिए। जब लोग रश करेंगे, पैनिक करेंगे, तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, और बैंक को जो है वो कोलैप्स होना पड़ता है और बैंक होना पड़ता है। इसमें भी देखिएगा कि इमिडिएटली सस्पेंड द पेमेंट्स एंड वुड नो लॉन्गर रिडीम कमर्शियल पेपर्स इन स्पेशी एट फुल फेस वैल्यू। यानी कि अब आप दे रहे हैं कि भाई मुझे 2 आउंस गोल्ड दो, ये इसका सर्टिफिकेट है 2 आउंस गोल्ड का, लेकिन आप उसको 2 आउंस की बजाय 1 आउंस दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लोग जो है नाराज हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, क्राइसिस में आ रहे हैं। लास्ट पॉइंट पर गौर कीजिए, ओवर 40% ऑफ ऑल बैंक्स फेल्ड, बिजनेस क्लोज, प्राइस डिक्लाइन, एंड देयर वाज मास अनएम्प्लॉयमेंट। हर क्राइसिस की यही दास्तान है। एक पिक्चर मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है कि लोग किस तरह से एक दूसरे को मार रही है। ये सब मुख्तलिफ अखबारात के कार्टून पिक्चर्स हैं, कार्टून्स हैं, जो कुछ भी कह लें आप, कि उस जमाने के अखबारों में ये पेस्ट होते थे। तो ये एक ब्रिटिश, मैंने कहा कि एक ब्रिटिश का भी डाल दिया जाए।
तो यूके का, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक बड़ा पैनिक 1857 में आया। उससे बड़ा पैनिक जो है फिर 1873 में आया। और ये मैंने इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स द पैनिक वाज नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन अंटिल द इवेंट्स ऑफ 1929। एंड 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, उससे पहले ये ग्रेट डिप्रेशन था, क्योंकि उस वक्त तक उनको पता नहीं था कि 1929 में इससे भी बड़ा आएगा। तो ये भी इतना बड़ा डिप्रेशन था। वजूहत वही हैं जो मैंने बयान की हैं। ओवर हीटिंग, ओवर कंजम्पशन, ओवर इन्वेस्टमेंट, और एक भेड़ चाल, हर्ड मेंटेलिटी। तो entrepreneurs had planned to build a second transcontinental railroad। अगेन रेल रोड पे इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी, नॉर्थ पैसिफिक रेलवे कंपनी के नाम से। firm that provided the financing had become overextended and declared bankruptcy. This caused a major upset to the economy of US। ये इसी का एक, आप देख रहे हैं, ये बैंक पे लोगों ने हमला कर दिया, धावा बोल दिया है। और बैंक्स इनको जो है वो, यानी पीछे से होता ही था। आपको शायद सुन के हंसी आए कि बैंक्स अपना एक फ्रंट गेट रखते थे और एक बैक डोर गेट रखते थे। और ताकि अगर कभी भी लोग आए और अपनी डिमांड करें डिपॉजिट्स को, तो आप पीछे से भाग जाएं। तभी वो बैंक रन का भी लफ्ज यूज किया गया। फिर जब आपको याद होगा, जब लास्ट प्रेजेंटेशन में मैं फेडरल रिजर्व की बात कर रहा था, तो उससे जस्ट पहले भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था 1907 का। तो यानी इस क्राइसिस ने फिर बिल्कुल ही बस कर दी अमेरिकन अवाम की कि भाई अब कोई हमें जो है वो इंश्योरेंस दी जाए और कोई बैंकों का बैंक भी बने। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि फेडरल रिजर्व या एनी सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड द बैंकर्स लास्ट रिजॉर्ट, द बैंकर्स बैंक आप कह सकते हैं उसको। तो खैर, ये वो क्राइसिस था जिसके बाद 1913 में फेडरल रिजर्व का क़याम हुआ, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें कम हो गई, कुछ चीज़ें रेगुलेट हो गई, लेकिन जो सिस्टम की बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो कायम रही। The primary cause of the run included the retraction of market liquidity by number of New York City banks and a loss of confidence among depositors, exacerbated by unregulated side bets at bucket shop। अच्छा, ये जब मैं खुद भी ये पढ़ रहा था, तो मैंने कहा चेक करो ये बकेट शॉप क्या होता है। बेट्स एट बकेट शॉप, तो बेसिकली स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाकायदा एक कमरे होते थे, जहां पर अनरेगुलेटेड या अनचेक्ड या आउट ऑफ द लॉ बेटिंग होती थी। और उसको वो बकेट शॉप बोलते थे कि वहां बेटिंग ये होती थी कि फला स्टॉक रेस करेगा या फॉल करेगा। बस आप स्पेकुलेशन पे और सिर्फ यानी सिर्फ यानी बेटिंग जिसको कहते हैं कि आप बस आप एक बेट लगा रहे हैं कि हाँ ये चढ़ जाएगा, ये गिर जाएगा, ठीक है, इसके लिए नॉलेज चाहिए होती है। लेकिन नॉलेज के अंदर कोई और कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है या कुछ रियल रियल इकोनॉमी ग्रोथ नहीं है, आप सिर्फ बेट लगा रहे हैं। और तो ये बेटिंग की वजह से भी जो है वो 1907 का मामला हुआ। तो आप देखिए कि ये जो जुआ, जो सूद है, ये जैसा कुरान कहता है ना कि भाई ये सूद जुआ सब जो है ये शैतान के काम है। तो खुद ब खुद चीजें इन्वोक होती रहती हैं। यानी आप एक गलत काम करेंगे, उस गलत काम की नहुसत से आप एक और गलत काम करना शुरू कर देंगे, और वो फिर वो सबको ले डूबेगा। और हम अब आ गए हैं ग्रेट डिप्रेशन पे। मतलब इसकी तो इतनी हॉरिफिक स्टोरीज हैं कि मतलब मूवीज जो बनती हैं इस पे, कि अमेरिका में कितने लोग इस पे क्राइम में मुब्तला हुए हैं, खवातीन कितने दूसरे अकसाम के पेशों में इन्वॉल्व हो गई। इसकी तो पूरी हिस्ट्री है। इसको तो आप जितना पढ़ेंगे आपके जो है ना वो दिल जो है वो खून के आंसू रोएगा। आप सोचेंगे कि चंद बड़ों की वजह से, चंद बड़ों के गलत डिसीजंस की वजह से, मेल प्रैक्टिसेस की वजह से पूरे अमेरिकन इकोनॉमी ने सफर किया। और सिर्फ अमेरिका ने नहीं किया, यूके तक भी गया और जर्मनी भी इससे बहुत हिट हुआ था। बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन वॉज जो है ये 1929 में से 10 साल तक रहा बेसिकली। और जाहिर बात है, जिस तरह बात की गई कि हर डिप्रेशन के अंदर जो है वो, और चूंकि ग्रेट डिप्रेशन था, इसमें इकोनॉमी बहुत श्रिंक हुई। 25% के करीब जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और जीडीपी जो है वो एक मेजर परसेंटेज के हिसाब से वो श्रिंक हुई। और इसने बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया। और कुछ पिक्चर्स भी आगे मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन हम पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें कि इकोनॉमिक जो कंटेजियन है, यानी एक तरह से ये एक वबा की तरह फैला विद द डेवस्टेटिंग वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश। अक्टूबर 1929 में ये क्रैश हुई स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने का भी वही
वही मामला होता है कि किसी स्टॉक पर ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाए, महज स्पेकुलेशन पे और भेड़ चाल और हर्ड मेंटेलिटी पर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, और जब वो अपना मार्केट करेक्शन करती है और कोई मसला होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो फौज थी वो वापस भी अमेरिका आ रही थी, तो वो जो अमेरिका वापस आ रही थी तो उनकी भी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रही थी। तो उसकी वजह से भी, यानी ये भी एक वजह है जो इतना फील हुआ और इतना ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुआ अमेरिकन अवाम पे। द डिप्रेशन वॉज प्रीसीडेड बाय अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इससे पहले जो है वो बड़ा बूम आया हुआ था, रोरिंग रोरिंग ट्वेंटीज। और जब वो बहुत बूम आता है, जैसा अभी हमने पीछे ग्राफ देखा था कि जब जब बूम आता है तो, यानी सॉरी, जब एक्सपेंशन होती है तो बूम आता है, और बूम जो होता है वो एक बबल होता है। और बबल क्यों है अगेन? बैंकिंग लोन्स हैं, ओवर स्पेंड ओवर 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 लेंडिंग है। ये जो एक फिएट किस्म का और एक झूठे किस्म का, फेक किस्म का, ये जो एक सिस्टम डेवलप प्रमोट करता है कैपिटलिज्म, ये उसी की वजह से जो है कि फिर वो एक बूम आता है, और बूम के बाद फिर एक इमीडिएट बस्ट आता है, चीजें तबाह हो जाती हैं, और फिर वो अपने जो करेक्शन और अपने रियल इकोनॉमी और रियल रियल जो एक लेवल होता है उस पर वो वापस आती है इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं कि भाई रिसेशन जो है खत्म हो गया। तो मच ऑफ ये पढ़ने के काबिल है। मच ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द बूम वाज इन्वेस्टेड इन स्पेकुलेशन सच एज ऑन द स्टॉक मार्केट which resulted in growing wealth inequality. Banks were subject to minimal regulation, जो मैंने बात की, अंडर द, ये एक फ्रेंच वर्ड है, लेजे से फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी कि इसमें क्या है, इसका इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो स्टॉक्स में, बिजनेसेस में, बिल्कुल रेगुलेशन ना करे, हमें आज़ाद छोड़ दे। और जिसे एडम स्मिथ भी कहते थे कि इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड, यानी अगर हुकूमत इन्वॉल्व ना हो तो बस खुद ब खुद मार्केट अपने आप को सही करती है, करेक्ट करती है, और चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मलाइज होती हैं, और सप्लाई डिमांड मैच करती है, वगैरह वगैरह। सब थ्योरेटिकल बातें हैं, सब जो हैं ये इसके पीछे कोई बैकिंग ऑफ डेटा नहीं है, सिर्फ एक ये एक नजरिया है। जिस तरह लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था, एक फिलोसफिकल बात है कि अगर हम आज़ाद छोड़ दें बिजनेसमैनों को, आज़ाद छोड़ दें ट्रेडर्स को, तो खुद ब खुद मार्केट जो है वो अपने एक नॉर्मेलिटी पे आ जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, झूठ है, क्योंकि इंसान जो है वो टेंड करता है टूवर्ड्स रॉन्ग डूइंग, टूवर्ड्स ग्रीड। तो गवर्नमेंट तभी तो होती है, गवर्नमेंट इसलिए होती है कि वो चेक रखे, रेगुलेशन करे, और लोगों को जो है वो दूसरों को लूटने से रोके। तो खैर, मगर ये जमाना था इसी बात का, फ्रीडम का। तो रिजल्टिंग इन लूज लेंडिंग एंड वाइड स्प्रेड डेट। यानी अगेन लूज लेंडिंग क्या होती है? मैं अगर एक लेंडिंग करने वाला आदमी हूँ, मैं चाहूंगा मैं ज्यादा लेंडिंग करूँ ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो अच्छा, पैसे मैंने दिए हुए बैंक को अपना कट रखना है, वो अपने कट के चक्करों में और भी लूज करते हैं कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी घर ले लो, तुम भी घर ले लो। जिससे अभी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह द ग्रेट रिसेशन में, ये भी हम पढ़ रहे हैं डिप्रेशन को, आगे आएगा रिसेशन, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। कि उसमें यही हुआ कि हर किसी को घर का जो है वो सुनहरे ख्वाब दिखाया गए, क्योंकि अच्छी बात है। लेकिन मतलब अच्छी बात इस तरह से कह रहा हूँ कि किसी को घर मिल रहा है तो क्या क्या बुरी बात है, लेकिन अगर आप ये सूद के जरिए और ये ओवर लेंडिंग के जरिए और लोगों की इन्वेस्टमेंट को आप इन चीज़ों में लगा कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी रॉन्ग डूइंग है, और इस्लाम इसके खिलाफ है। इस्लाम अगेन क्या कहता है? सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, अपने जो चादर जो जो पाँव जो है वो चादर से बाहर ना निकले, जितने तुम अफोर्ड कर सकते हो उतना ही तुम कंज्यूम करो, किफ़ायत शारी करो, वगैरह वगैरह। तो इस्लाम की जो ये तमाम जो लॉज हैं या जो जो सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिए कि अगर ये चीज़ें ध्यान में ना हो तो फिर यही सूरत हाल होती है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये वो पिक्चर्स हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं खातून की, ये दो बच्चे जो रो रहे हैं, ये जो कहते हैं कि एक आइकॉनिक पिक्चर है, यानी ग्रेट डिप्रेशन की ये आइकॉनिक पिक्चर करार दी जाती है, जो किसी कैमरामैन ने सड़क से गुजरते हुए खींची थी। मगर आप सफरिंग आपके सामने है। जो ऊपर वाली तस्वीर है, इस पे लोग जो है वो बैंकों पे बैंक बैंक जा रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं। खातून जो है वो 4 चिल्ड्रन फॉर सेल लिखा हुआ है आपके सामने इस वक्त। बाकी मैं कुछ डेटा पढ़ लेता हूँ कि द बिटवीन 1929 एंड 1932 तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फेल बाय 15% in the US. The depression resulted in a 30% contraction of GDP. Recovery varied greatly around the world, और रिकवरी बहुत देर से हुई, हर मुल्क के हिसाब से रिकवरी होना शुरू हुई, लेकिन 10 साल तो अमेरिका को ही लग गए रिकवर करने में। खैर, इसमें एक अच्छी बात ये हुई
जो अच्छी बात है वही बयान कर देनी चाहिए कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जिनको एफडीआर कहते हैं, उन्होंने फिर एक न्यू डील का जो है प्रोग्राम दिया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो अगेन करेंसी जो है वो प्रिंट की। करेंसी प्रिंट करने के बाद उसको इन्वेस्ट किया जॉब्स क्रिएट करने में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लगना शुरू हुए, तो लोगों की रोजगार लगा। तो एक नया आइडिया भी लोगों के पास आया इकोनॉमिक्स के अंदर, कि गवर्नमेंट चाहे तो अपनी जो पावर है मनी प्रिंटिंग की, उसको पॉजिटिव वे में भी खर्च यूज कर सकती है। और रोजवेल्ट ने यही किया, कि उसका बहुत बड़ा कमाल है कि उसने अमेरिकन डिप्रेशन को, इतने बड़े डिप्रेशन को 10 साल में रिकवर किया। और ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का कुछ 20 साल, यानी वो 4 या 5 दफा ये इलेक्ट भी हुआ। उसके बाद से फिर वो कैप लगा दिया गया कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो 2 टर्म्स से ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन रोजवेल्ट जो है वो, मेरा ख्याल है 4 टर्म्स इसको मिले, क्योंकि इसकी पॉलिसीज अच्छी थी, इसने लोगों को बचा लिया बहुत ज्यादा ग्रेविटी से, ग्रेव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस से। मैंने सोचा एक जापानीज का भी डाल दिया जाए। तो ज्यादातर हम अमेरिका यूरोप की बात कर रहे थे, तो जापान में ये हुआ कि अगेन यही बैंकों की लेंडिंग की वजह से, अच्छा, एक मुल्क है जो ऑलरेडी जिसके पास खाना पीना और जो बुनियादी चीजें होती हैं सब मौजूद हैं। ये एक सवाल भी आप लोगों से, अब वहां पर अगर बैंक लेंडिंग करेगा और जो चीप मनी देगा बार बार, यानी लो इंटरेस्ट रेट पे सरमाया फराहम करेगा, तो लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? लोग तो ऑलरेडी गाड़ियां भी हैं, घर भी हैं। तो फिर एसेट प्राइस बढ़ती हैं। फिर आपके जो मुख्तलिफ विलाज हैं और लगून्स हैं, और जो आपने जो लग्जरी रेंचेस लिए हुए हैं या फार्म हाउसेस हैं, उनकी कीमत, यानी कोई नई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। बस क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल एसेट्स हैं वही महंगे होते जा रहे हैं। तो अभी देखिएगा कि 1996 से लेकर 1991 में जो पॉलिसीज थी जापान की, उसकी वजह से एसेट प्राइसेस जो है वो बहुत, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ओवर हीटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज वेल एज एन अनकंट्रोल्ड मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एक्सपेंशन, more specifically over confidence and speculation regarding asset and stock prices were closely associated with excessive monetary easing policy at the time। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी आप नजर में रखिए। अनकंट्रोल्ड मनी, क्रेडिट एक्सपेंशन, जो बार बार कह रहा हूँ कि बैंक्स अवेलेबल करते हैं, बैंक्स अलाउ करते हैं कि आओ हमारे पास आओ और महज नाम और पता लिखवा कर, आईडी कार्ड लिखवा कर पैसे ले जाओ। तो अगर ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनेंगी, तो फिर जो है एक निहायत ही बबल और एक फेक किस्म का इकोनॉमिक जनरेशन होगा, जो बाद में लोगों के नुकसानात पर जो इसका एंड रिजल्ट होगा। अगेन हमें से यहाँ बहुत सारे आईटी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए होंगे, तो हम तो नहीं भूल सकते। मेरी जॉब भी लगी थी ईयर 2000 में। तो आई कैन नॉट फॉरगेट कि हमने सुना था, अरे ये क्या हुआ यार, डॉट कॉम क्राइसिस आ गया, डॉट कॉम क्राइसिस आ गया। उस वक्त टाइम तो यंग था मैं, तो इतना गौर नहीं किया इस पर। अब गौर करते हैं तो, कि जब इंटरनेट का एक बूम चला कि भाई हर चीज़ डॉट कॉम पे होगी, पेट्स डॉट कॉम, तो फला डॉट कॉम, तो MP3.com, हर चीज़ पे डॉट कॉम लगा दो, समझो कि बस पैसा ही पैसा। तो तमाम इन्वेस्टर्स ने, वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। और जब ओवर ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, 1819 के क्राइसिस से लेकर आज तक देखिए आप, कि बस ओवर ओवर इन्वेस्टमेंट हो रही है। कभी रेल रोड पे हो रही है, कभी कॉटन पे हो रही है, तो कभी वेस्ट साइड एक्सपेंशन पे हो रही है, कभी माइनिंग पे हो रही है, कभी गोल्ड रश पे हो रही है, और अभी यहाँ देखें डॉट कॉम पे हो रही है। कि डॉट कॉम में ये हुआ कि जो बच्चा भी आ रहा है हार्वर्ड से पढ़कर और MIT से पढ़कर, कि मैंने सोचा है कि मैं फला डॉट कॉम बनाऊंगा, फौरन लोग पैसे दे रहे हैं, कि वो लोग समझ रहे हैं कि बहुत हम कमाएंगे बाद में जब रिटर्न्स होंगे। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, भेड़ चाल की, हर्ड मेंटेलिटी की अपनी लिमिट, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो फिर देखिए लिखा हुआ है कि जो जो स्टॉक मार्केट था वो रोज बाय 800%, यानी इतना ओवरहीट कर दिया। और फिर जब वो बुरा टाइम आया, तो 78% जो है वो फॉल कर गया, और सारी जो गेन्स थी वो सब जाया हो गई ड्यूरिंग द बबल। और स्टोरी सब एक ही स्टोरी है, एक ही सबकी बातें हैं। बहुत सी कंपनी जो है वो बंद हो गई, कुछ कंपनी के स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गए, जिसमें मतलब सिस्को के और कंपनीज के बंद नहीं हुई। लेकिन ऑरिकल ने लिखा हुआ है, सिस्को इंटेल एंड ऑरिकल लॉस मोर देन 80% ऑफ देयर वैल्यू, और इट टेक्स 15 ईयर्स कि वो दोबारा रिगेन कर सके उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो बूम पे गए थे। डॉट कॉम के जमाने में जो बूम आया था, वो 15 साल बाद फिर दोबारा आया, लेकिन वो एक सस्टेनेबल आया। लेकिन वो एक फेक, एक डिसीट पे मबनी और एक बबल पे मबनी जो है वो एक बूम था, जो 2000 1995 से ऑनवर्ड्स आया था।
और एट लास्ट जो कि सिस्टर फरहाना ने अपने उसमें बयान भी किया था, हमारी जो प्रमोशन थी, कि ग्रेट रिसेशन, क्योंकि ये मोस्ट रिसेंटली हुआ है तो इसको लोग बहुत याद करते हैं। यूट्यूब पे आपको बेतहाशा इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। जस्ट टाइप इट, व्हाई ग्रेट रिसेशन अकर्ड, व्हाई ग्रेट रिसेशन हैपेंड, कुछ भी लिखेंगे आप ग्रेट रिसेशन पे, आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप आराम से इसको सुनते रहिए और आप बहुत आइडियाज हो जाएंगे। लेकिन चलें, मैं आपको बताया तो कुछ बातें कि अगेन हाउसिंग, इसको एक तरह से वो भी कहते हैं, सब प्राइम लोन मॉर्गेज भी कहते हैं, हाउसिंग क्राइसिस भी बोलते हैं। इस केस में डॉट कॉम के बजाय घरों पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई कि भाई घर बनाओ और घर बेचो, और घर मॉर्गेज करो, बेचो नहीं, मॉर्गेज करो। और इसके अगेन रूल्स इतने रिलैक्स कर दिए गए कि कहते हैं कि लो इनकम टीचर, लो इनकम लेबरर्स और सबको जो है वो सब बाग दिखाए गए, इनको इतने अट्रैक्शन दी गई कि अपना घर बनाएं, 3 महीने तक पेमेंट भी ना करें, आप सिर्फ डाउन पेमेंट कर दें 10%, इसके बाद 3 महीने आप हमसे, हम आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, और फिर आप आराम से पे करते रहिएगा। लेकिन वही बात कि फिर अच्छा, इसको यहाँ पर लोगों को ये कहा गया, पीछे इन्वेस्टर्स को कहा गया कि भाई अब तो बूम आने, बहुत जबरदस्त मजे आने वाले हैं, बहुत कमाई कमाई होने वाली है। तो आयरलैंड से लेकर और यूके और दुनिया भर से लोगों ने ये जो अमेरिकन अमेरिकन जो इकोनॉमी है इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, खासतौर पर इस सेक्टर के अंदर। और मगर क्या हुआ कि कुछ अर्से बाद जब वो किसी वजह से, जब इकोनॉमी ओवरहीट हुई, और यहाँ पे सवाल किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स क्यों राइज एंड फॉल करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब लो होते हैं तो इन्वेस्टमेंट होती रहती है, लेकिन उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, आपकी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो वो एक अलग प्रेशर पड़ता है किस पे, गवर्नमेंट्स पे। गवर्नमेंट चाहती है कि उनके ज़माने में प्राइसेस कम रहें। इलेक्शन के ज़माने आ जाते हैं, जॉर्ज बुश के इलेक्शन आने वाला था, जॉर्ज बुश जूनियर जो है, और ओबामा है कैंपेनिंग कर रहे थे कि भाई मैं प्राइसेस कम करूंगा, प्राइसेस कम करूंगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बेसिकली लेंडिंग कम हो जाती है। जब लेंडिंग कम हो जाती है तो लोग अपने, यानी लोग अब बैंकों के बजाय अपने पैसों पर गुजारा करते हैं। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है, देखिए इन्फ्लेशन क्या है, किसी चीज की ओवर सप्लाई है ना, कोई इन्फ्लेट कर गया कोई चीज, तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो अगर टू मैनी डॉलर्स चेजिंग टू मैनी गुड्स, क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर गुड्स भी बढ़ रहे हो, गुड्स गुड्स की क्वांटिटी बढ़ रही हो और पैसे भी बढ़ रहे हो, तो चले फिर भी जो है वो चीज जो है वो महंगी नहीं होगी। लेकिन गुड्स उतना ही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो चीजें महंगी होती हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। अब मुझे माजल्ला कहना पड़ेगा कि माजल्ला हम सूद की बात करेंगे, सूद तो कम ज्यादा कर रहे हैं। फिर अगेन वो बात ध्यान में ले आइएगा कि सूद अल्लाह ताला ने हराम किया, अल्लाह और रसूल से जंग का कुरान में इसका ऐलान है। बस ये बात ध्यान में रखिए कि सूद के हम क्या क्या मैनिफेस्टेशन और इसके जो रोल हैं और इसके जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं हम पढ़ रहे हैं अभी आज के दिन। तो खैर, वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब आप गौर कीजिए कि वो जो एक लेबरर था या टीचर था या लो इनकम शख्स था, अब उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है किस पे, जो वो जिसने घर ले लिया है, घर लेकर उसमें रह भी रहा है शायद वो। तो अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो अब वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, अपना इलाज करवाए या इंटरेस्ट रेट पे करे। तो फिर मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, फोर्ट क्लोजर पे जाते हैं कि हमें घर नहीं चाहिए, वापस लो वापस लो। अब ये एक नया क्राइसिस क्रिएट हुआ बैंकों के लिए। बैंक समझता है कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, हमने इससे 3 साल सूद कमाया, अब ये हमें पूरा घर भी दे रहा है, तो हमें घर भी मिल गया, सूद भी मिल गया, क्यों ना हम घर बेचते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जब वो घर बेचे जाते हैं तो हर कोई घर बेच रहा होता है। जब हर कोई घर बेच रहा होता है तो बायर नहीं मिलता। जब बायर नहीं मिलता तो वो घर जिसकी वैल्यू लगी थी $250,000 या $50,000, वो अब आ गया $10,000 पे। तो क्या हुआ, बैंक को नुकसान हो गया। तो बैंक ने क्या अपने पैसे दिए हुए थे? बिल्कुल भी नहीं। बैंक ने तो पैसे लिए हुए हैं आपके और मेरे, तो मैं पैसे मांग रहा हूँ अब। तो अब डोमिनो इफेक्ट देखें, मेरे ख्याल में इनफ है इतना समझाना आप लोगों को कि डोमिनो इफेक्ट ये है कि इसके बाद जो वो सब रो रहे हैं, जो इन्वेस्टर है वो बैंक से पैसे मांग रहे हैं, बैंक हुकूमत से पैसे मांग रहा है, और आखिर में हुकूमत कह रही है ठीक है हम आपको बेल आउट करते हैं। तो बेल आउट के पैसे कहाँ से आए? वो मेरे आपके इनकम टैक्स पेयर मनी से आए, या मनी प्रिंटिंग कर दी। मनी प्रिंटिंग की तो क्या हुआ, और पैसे मार्केट में आ गए, चीजें चीजें और महंगी हो गई। मतलब हर कीमत पे आम आवाम का नुकसान होता है। और कहते हैं खास तौर पर ग्रेट रिसेशन, चूंकि मॉडर्न क्राइसिस है ना, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत मिल जाएगी आपको कि किस तरह से पैसे बांटे गए, एआईजी को, लीमन ब्रदर्स को, बेयर स्टर्न्स को, फ्रेडी एंड मैडी में ख्याल में वो हाउसिंग हाउसिंग मॉर्गेज कंपनीज थी,
इनको बेल आउट करने के लिए अमेरिकन बजट से भी पैसे दिए गए, और भी जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अकाउंटेंट बैठा हुआ हो या कोई बैंकर बैठा हुआ हो तो वो ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकेगा, कि वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसके जरिए आप बैड एसेट्स को अपनी बुक्स में ले लेते हैं, यानी बैंक के बैड एसेट्स को गवर्नमेंट अपने बुक्स पे ले लेती है, और इसको अब कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं बास टेक्निकल टर्म्स में। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे इसको कभी, अगले मौका मिलेगा जब जब इंशाल्लाह हम बैंकिंग को पढ़ रहे होंगे ना, तो शायद मैं इंशाल्लाह क्वांटिटेटिव ईजिंग और अकाउंटिंग क्या होती है बैंकों की, इस हवाले से देखेंगे इंशाल्लाह इसको। लेकिन आप ये देखिए कि ये चीज़ हुई, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसका इम्पैक्ट है। 30 बिलियन फेडरल गारंटी है। बेल आउट दिया गया आईजी को 182 बिलियन का। अनएम्प्लॉयमेंट वाज स्टिल अबव 9% इन 2010, यानी कि एक साल बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नीचे नहीं आई, बल्कि लोग बेरोजगार रहे। तो बहुत बुरे हालात थे, और बहुत ज्यादा जो है ये फैनी फैनी में एंड फ्रेडी में, जिसकी बात कर रहा था मैं, फ्रेडी में, इनको इनको बेल आउट किया गया। कुछ तो खैर तबाह हो गए बैंक, खड़े नहीं हो सके, लेकिन एआईजी खास तौर पे इतना बड़ा बैंक था कि कहते हैं ना, टू बिग टू फेल। तो टू बिग टू फेल का भी जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इंशाल्लाह कभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि आप खुद ही अपने बैंकों को इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं, और हुकूमत से कह रहे हैं कि सर, अगर हम तबाह हो गए ना तो इतने लोग तबाह हो जाएंगे। तो भाई क्यों भाई तबाह हो जाओ, ये आखिर बैंक ही क्यों है कि जिनको बचाना हुकूमत के लिए फर्ज है। ये अलग टॉपिक है ये, कि बोइंग बोइंग तबाह हुआ या कोई और चीज तबाह हो रही है, यानी तबाह से मुराद की क्लैप्स कर रही है, तो गवर्नमेंट थोड़ी आती है इसको बचाने के लिए। भाई ये आपने एंजॉय किया प्रॉफिट्स को, खूब आपने एंजॉय किया जब आपका बूम था, जब आप कमा रहे थे। अब आपके किसी गलत डिसीजन से, किसी गलत काम से अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो हुकूमत क्यों बचाने आया है आपको। लेकिन बैंक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है, इनकी ऐसी लॉबिंग है, ये ऐसे पीछे पड़ते हैं सेनेटर्स के, उनको क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं, कि बैंक्स को रेस्क्यू किया जाता है। तो as a result of Great Depression, the United States alone lost more than 8.7 million jobs, according to the US Bureau of Labor Statistics, doubling the unemployment rate. Further, US households lost roughly 19 trillion in net worth as the stock market plunged, according to the US Department of Treasury. The Great Recession's official end date was June 2009। ये तो ऑफिशियल ऑफिशियल एंड डेट है, लेकिन किसी बंदे का घर तबाह हो गया हो, किसी बंदे का घर छिन गया हो, या किसी शख्स का जो है उसने इन्वेस्टमेंट की हो वो तबाह हो गई हो, तो क्या वो एक साल में रिकवर कर जाएगा। ये तो ऐसी ऑफिशियल डेट दे दी इन्होंने, लोग बरसों तक जो है वो इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सके। यहाँ पर जब मैं इस पर काम कर रहा था तो शेडो बैंकिंग की बात आई थी, तो मैंने इस पर भी एक स्लाइड बना ली, कि शेडो बैंकिंग ये होती है कि बैंक्स तो फिर भी होते हैं रेगुलेटेड, उनको गवर्नमेंट चेक्स करती रहती है, फेडरल रिजर्व, आई एम सॉरी, फेडरल रिजर्व जो है वो चेक कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, लेकिन साइड में कुछ मशरूम इंडस्ट्रीज बन रही होती हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा था, अभी आपको कुछ देर पहले मैंने कहा, कि बेटिंग बेटिंग साइट्स बन रही होती हैं, जो अन चेक्ड होती हैं, अनरेगुलेटेड होती हैं। तो शेडो बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बन गया था ये 2000 के ऑनवर्ड्स, ईयर 2000 के ऑनवर्ड्स, के कि आप जो है वो हेज फंड्स के नाम पर, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के नाम पर, मॉर्गेज लेंडर्स के नाम पर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बन गए, जिन पे गवर्नमेंट के चेक नहीं है, ना फेडरल रिजर्व के रडार से भी वो बाहर है। और इन्होंने भी बहुत जो है वो रोल प्ले किया 2008 और 2009 के सब प्राइम लोन मॉर्गेज क्राइसिस में, यानी घरों के क्राइसिस में, क्योंकि ये भी लैंडिंग कर रहे थे, खामोशी के साथ जो है लैंड कर रहे हैं। और ये खासतौर पर ये पढ़िएगा, विच इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। भाइयों और बहनों, अगर आपको मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मतलब बता दूं, अभी मैं अगले साइड में बताऊंगा, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ग्रीड ग्रीडी दिमाग में क्या क्या आइडियाज आते हैं। हम तो ये समझते हैं ना खाली इंश्योरेंस ही है, कि इंश्योरेंस का मतलब ये कि शिप जा रहा है तो मैंने शिप को इंश्योर कर दिया, करवा लिया, तो अब मैं एक प्रीमियम देता रहूंगा, अगर शिप डूबता है तो पैसे ले लूंगा, अगर नहीं डूबता तो चलो प्रीमियम उसके पास चला गया। तो मैंने अपना एक रिस्क, एक बेचर रिस्क जो है मैंने अपना कवर किया। हालांकि इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं, कि अगर इंश्योरर जो है वो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा उस चीज की डिफेंस में, उस चीज को बचाने में, तो ये कैसा पैसा है, ये कैसा मतलब, यानी ये तो एक उलमा कराम से पूछना पड़ेगा, कि इंश्योरेंस इंट्रिंसिकली और बेसिकली जो हराम है, उसकी वजह यही है ना, कि वो जो जो पैसे ले रहा है आपसे,
वो आपको डिफेंड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बॉडी गार्ड है, तो बॉडी गार्ड बेसिकली सामने खड़ा होता है ना, जब गोली आती है तो वो खड़ा होता है, तो उसकी तनख्वाह भी लेता है वो, तो मतलब एक्टिवली एक रोल प्ले करता है आपको बचाने में। एक इंश्योरेंस कंपनी क्या रोल प्ले करती है किसी चीज को बचाने में? एक बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई, उसको आपने इंश्योर किया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी, ठीक है, हो सकता है कि वो एक चेकलिस्ट देखते हो कि यहाँ पर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, लेकिन वो और क्या इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करता है इस चीज में? बस वो बस एक चांस है, एक रिस्क है कि हाँ अगर कभी आग लग गई तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। चलें, ये तो फिर भी बात समझ में आती है। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पता है क्या है? आइए पढ़ते हैं क्या है। A credit default swap is a type of derivative that transfer the credit exposure of fixed income products. In a credit default swap contract, the buyer pays an ongoing premium similar to the payments on the insurance policy. In exchange, the seller agrees to pay the security values and interest payment if default occurs. इसका मतलब ये है कि एक शख्स आपको सूद देता रहेगा हर महीने। अब मैं लेंडर हूं, मुझे एक शख्स जो है वो महीने का एक इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, और जो कैपिटल कैपिटल जो है वो भी वापस कर रहा है एक खास परसेंटेज से, जो आप जानते हैं जो जो लेंडिंग में होता है। लेकिन मुझे किसी वजह से खुद पैसों की जरूरत पड़ गई, किसी वजह से, सॉल्वेंसी की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से, क्योंकि मैं बैंक हूं या मैं एक लेंडर हूं, मुझसे किसी ने अपने पैसे मांग लिए किसी वजह से, तो मैं जब मेरे पास अभी लिक्विड कैश नहीं है, तो मैं अब ये जो मुआयदा है, ये जो एग्रीमेंट है मेरा उस लेंडर के साथ, उसके साथ जो जिसने लोन लिया हुआ है मुझसे, मैं किसी और को बेच रहा हूँ ये बोल के कि यार देखो ये बंदा जो है ना मुझे हर महीने देता है, या मुझे मेरे बजाय आपको देगा। अब वो बंदा जो दूसरा बंदा वो आपसे कह रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिया तो मेरे से पैसे जाया हो जाएंगे, तो आप इतने मजबूर हैं और आप इतने परेशान हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो मैं आपको डिफॉल्ट होने नहीं दूंगा, या अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो मैं आपको डिफॉल्ट होने नहीं दूंगा, बल्कि आपको मैं आपका वो जो असल जर है या कैपिटल है वापस कर दूंगा। यानी कितने अजीबो गरीब, इंसेन और जो मैं एक लफ्ज यूज करता हूँ वो इंसेन एंड ऑब्सीन लेवल की जो है वो प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं, सिर्फ सूद की वजह से, सिर्फ सूद की वजह से। आपने किसी को सूद पे माल दिया हुआ है, अब आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, कैश नहीं है। अब आपने यही मुआहदा जो उससे किया हुआ है वो किसी और थर्ड पार्टी से कर लिया, और जब उसने आपसे कहा कि नहीं मैं कैसे पे करूंगा, तो आपने कहा नहीं आप फिक्र ना करें, मैं आपको इंश्योर करता हूँ। तो ये एक इंश्योरेंस की निहायत ही घटिया और एक ऑब्सीन किस्म की जो है ना वो, जो सिर्फ सूद की वजह से है। अब ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, ये भी एक अनचेक्ड मार्केट थी। ये पढ़िएगा आप। In 2023, the estimated size of the US CDS market was over 4.3 ट्रिलियन। क्या इस्लामिक माशरे में जब सूद ही नहीं होगा तो क्या ये ऐसी चीजें होंगी कि मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को भी एक एज अ प्रोडक्ट यूज करके मार्केट से पैसे पकड़ रहा हूँ? 4.3 ट्रिलियन की मार्केट है। अफसोस होता है पढ़ पढ़ के, सोच सोच के। खैर, आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स प्लेड अ रोल इन बोथ 2008 ग्रेट रिसेशन एंड 2010 यूरोपियन सॉवरेन डेट क्राइसिस। 2010 में एक क्राइसिस यूरोप में भी आया था, जो आज की प्रेजेंटेशन में हमने शामिल नहीं किया। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो खुल के सामने आ रहा है। अगर हम आज के प्रेजेंटेशन से को अगर हम इसको समराइज करें कि देखें ये जो फ्री मार्केट इकॉनमी और विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, न्यू लिबरलिज्म या लिबर्टेरियन फिलोसफी, जो तीन चार नाम लिए मैंने, ये सब ये प्रमोट करते हैं कि भाई गवर्नमेंट कम से कम रोल प्ले करे बिजनेसेस में। बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन पब्लिक का, कॉमन पीपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी आंखें कान सब खुले रखने पड़ेंगे। तो ओवरसाइट, रेगुलेट करना, गलत चीज़ों को बैन करना, आउटलॉ करना, बात चीज़ों को प्रोहिबिट करना, लोगों को एजुकेट करना, उनको सही चीज़ें रिकमेंड करना, एक अच्छी गवर्नमेंट का काम है। और ये काम अगर जो गवर्नमेंट नहीं करेंगी, इसका मतलब है कि वो रेंटेड आउट हैं, वो बिक चुके हैं, उन्हें परचेस कर लिया गया है, या वो अंडर इम्प्रेशन अंडर अंडर प्रेशर हैं, अंडर एग्रीमेंट हैं, किसके? पावरफुल पावरफुल लोगों के। और ये हम जानते हैं, इसमें कोई, अब मैं कोई ऐसा कोई अनवील नहीं कर रहा हूँ, अनअर्थ नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा राज हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के सेनेटर्स जो हैं और इवन जो हैं वो कैबिनेट्स मेंबर्स जो हैं वो किस तरह से अटैच होते हैं बिजनेसेस के साथ। उनके ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ही इतना माल खर्च हो चुका होता है उन पे कि वो सोच भी नहीं सकते। जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, तो इलॉन मस्क जो है वो उनके साथ अटैच हैं,
तो क्या कभी ट्रम्प सोच भी सकता है कि मैं ट्विटर को या टेक इंडस्ट्री को या टेस्ला को कोई रेगुलेट करूं या कोई अवाम के फायदे की बात करूं? वो अंडर अंडर इम्प्रेशन रहेगा, अंडर अंडर सीवियर प्रेशर रहेगा इलॉन मस्क के। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। खैर, स्पेकुलेशन बेस्ड डिसीजन इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, टू मच प्रिडिक्शंस गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, ओवर लैंडिंग गवर्नमेंट को फ्लैग रेस करने चाहिए। हर्ड मेंटेलिटी हो रही है, गवर्नमेंट इसको नोट करे, लोगों को गाइड करे, एजुकेट करे कि भाई रियल रियल स्टेट में आप इतना इन्वेस्टमेंट ना करो, ये ऑलरेडी एक अपनी पीक पे आ चुका है, लोगों को सेव किया जाए। इजी मनी, ठीक है, इस्लामिक निज़ाम में तो इजी मनी होगी नहीं ना, वो तो जब सूद नहीं होगा तो लेंडिंग भी नहीं होगी। लेकिन चलें, एक समय के लिए हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि वो जो है वो लेंडिंग को इतना भी ओपन ना कर दे कि इन्फ्लेशन हो जाए या एसेट प्राइसेस बढ़ जाएं, या बाद में वो जो बस्ट आता है और रिसेशन आता है वो हो जाए। मोनोपलाइजिंग को चेक में रखे, कॉर्नर द मार्केट। ये पीछे हमने किसी पढ़ नहीं सका मैं, किसी क्राइसिस में ये भी हुआ था कि एक ही मार्केट में कुछ लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, यानी कि फॉर पेट्रोलियम पेट्रोलियम मार्केट है, तो पेट्रोलियम मार्केट के ही स्टॉक्स चंद लोग खरीद रहे हैं ताकि चंद लोग उस पूरी मार्केट को कंट्रोल कर सकें। इसको कहते हैं कॉर्नर कॉर्नर द मार्केट। तो कॉर्नर द मार्केट कॉन्सेप्ट है, इस पे हुकूमत नजर रखे कि भाई कौन से हमारे बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री में या आयरन आयरन इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनको इन पे चेक रखना चाहिए कि भाई आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करें, आप सिर्फ लोहे पे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कल कल आपको सिर्फ चंद लोगों के हाथ में पूरी लोहे की इंडस्ट्री आ जाएगी तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो और शेडो बैंकिंग जो हमने देखा कि सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की मार्केट है, प्राइवेट लेंडिंग है, और प्राइवेट इदारे बन गए जो जो गवर्नमेंट के चेक से बाहर थे, फेडरल रिजर्व के चेक से बाहर थे, और वो भी लेंडिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को पर नजर होनी चाहिए किसकी? गवर्नमेंट्स की। तो ये हम एक सजेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के बाद। गोके, जो हमारी फर्स्ट टू प्रेजेंटेशन है जिसमें हमने इस्लाम के बारे में डिस्कशन की, ज़्यादा नहीं कर सके, लेकिन आप बहस ये सिर्फ ये सोचिए कि सूद को ख़त्म करने से तमाम चीज़ों का खात्मा कितने आराम से हो सकता है। अल्लाह ताला ने वो जो मास्टर स्ट्रोक, डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह कहते हैं ना कि एक मास्टर स्ट्रोक है अल्लाह ताला का, कि उसने कहा कि भाई जो करना है करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब पियो, जो अच्छा पहनो, लेकिन सूद से बचो। तो एक सूद को अबॉलिश किया है इस्लाम ने, और आपके सामने ये क्राइसिस है, आपके सामने ये सारे ग्रीड और लस्ट की जो है दास्तानें हैं, इनसे हम अवॉइड कर सकते थे, कर सकते हैं। और आखिरी जो टॉपिक था मेरा, मैं ख्याल में नेक्स्ट 5 मिनट्स में ही खत्म हो जाएगा, कि ये तमाम क्राइसिस क्यों आए? क्योंकि मॉडर्न मनी इज डेट एंड डेट इज मनी। इस पे हमने थोड़ी सी बात पहले की थी, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, कि अब आजकल जो है चूंकि मनी बैकिंग नहीं है, और सॉरी गोल्ड बैकिंग नहीं है, तो मनी क्या है? एक फॉर्म ऑफ डेट ही है। ठीक है, वो गवर्नमेंट बैक्ड है, और चूंकि हर कोई रिसीव कर लेता है, मैं मार्केट जाऊंगा तो दूध वाला ले लेगा, कपड़े वाला ले लेगा मुझसे, पाकिस्तानी नोट, अमेरिकन नोट, ब्रिटिश पाउंड ले लेगा मुझसे। तो ये चल रहा है मामला। लेकिन बेसिकली ये एक डेट है। चले, आपको सवाल कर सकता है कि अगर चल रहा है, चलने से आपको क्या तकलीफ हो रही है? देखें, ये जो फिएट मनी होती है ये फिर मनी एक्सपेंशन का बाइस बनती है। ये इसमें फिर ये होता है कि आप मजीद नोट को प्रिंट करके या कंप्यूटर की कीबोर्ड से महज 1 ट्रिलियन लिखकर आप मनी को एक्सपेंड कर सकते हैं। जब मनी एक्सपेंशन होती है तो फिर क्या होता है? चीजें महंगी होती हैं। अभी गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं, और दुनिया चल रही है इस पर 100 सालों से। मैं इस पर ओवर ओवर तरकीब भी नहीं, ओवर क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरत भी होती है कि आप कभी एक्सपेंड करते हैं, कभी कम करते हैं। लेकिन कोई भी प्रैक्टिस जो है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, हमेशा अमीर पावरफुल ये चाहेगा, जो वेल्दी है वो चाहेगा इसको मैं ट्विस्ट करूं, इसको मैं अपने मकसद के लिए यूज करूं, इसको मैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए यूज करूं, अपनी फैमिली के लिए यूज करूं। तो एक अच्छी चीज भी अगर एक डिवाइस हो गई है कि ठीक है आज मनी बैकिंग नहीं है, एक यूएस डॉलर है, वो प्रिंट होता है और वो किसी सही काम में इस्तेमाल होता है, सूद के बगैर, सूद ना हो उसमें, डॉलर प्रिंट हो, उस पे किसी पर किसी को इंटरेस्ट ना देना हो, तो वो डॉलर अगर एक्सपेंड भी हो रहा है और मैं अगर इकोनॉमी एक्सपेंड कर रहा हूँ। और याद रखिए जो मैंने बात की थी, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने जो न्यू डील के अंदर मनी को एक्सपेंड किया और जॉब्स क्रिएट की। तो अगर इस लेवल की चीज भी है तो ये काबिल गौर है, इस पे बात हो सकती है, ये अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन
कोई भी पावर दुनिया में आती है, क्रिएट होती है, कोई भी डिवाइस दुनिया में आता है, हमेशा वो मिस यूज होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पावरफुल एंड वेल्दी। और यही गुज़िश्ता 100 150 साल से यूएस अमेरिका में हो रहा है, और पूरी दुनिया इसके नरगे में है कि वो जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं उसका मिस यूज है। ये- तो ठीक है, मॉडर्न मनी इज डेट एंड डेट इज मनी। डेट इस्लाम में वैसे तो बहुत ही डिस्करेज किया गया है। तो ये कैसी इकॉनमी है जो डेट बेस्ड इकॉनमी है? तो लेकिन अगर एक में के फर्ज कर लें कि हम मजबूर हैं डेट बेस्ड इकॉनमी में, तो फिर आप जो मनी प्रिंटिंग करें, ये मनी की एक्सपेंशन करें, वो फिर बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से हो, वो इनसेन और ऑब्ससीन तरीके से ना हो, जिसका नतीजा आपने भी पिछले क्राइसिस में देख लिया जो हमने स्टडीज किए हैं। This simultaneous creation of money and debt occurs as a feature of fractional reserve banking. बैंकिंग कैसे काम करती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी वो इस मौजू पे होगी। लेकिन काफी कुछ तो समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे काम करते हैं। After a commercial bank approves the loan, it is able to create the corresponding amount of money in the system, which is then acquired by the borrower along with a similar amount of debt. तो बेसिकली जो हमारे मॉडर्न और कमर्शियल बैंक्स हैं, शायद आगे लिखा हुआ भी है, या आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, कि मनी क्रिएशन और मनी इश्यूएंस जो है वो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इट्स अ मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री और अ रीजन और एनी प्लेस। In most modern economies, money is created by both central banks and commercial banks. Money used by central banks is a liability typically called reserve deposits। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल एक कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल बैंक जो पैसे क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करता है, वो बैंक्स के लिए करता है, क्योंकि उसके जो अकाउंट होल्डर्स है वो हम और आप नहीं होते, वो बैंक्स होते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है, वो जो आपको लोन देते हैं, वो बेसिकली एक न्यू मनी इज बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर। फिर बोल रहा हूँ, जब कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं तो वो इज अ न्यू मनी। इट्स हैज नथिंग टू डू विद डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए होता है कि हबीब बैंक में और यूबीएल में और एबीएल में और सिटी बैंक में इतने डिपॉजिट्स हैं, दे कैन क्रिएट दिस मच ऑफ मनी। इसका सबूत यह है कि बैंक जो लेंडिंग करता है, कभी आपके अकाउंट में एक पैसा भी कम हुआ? यानी अगर आप अपने अकाउंट में जाएं अभी, आप सब लोग जो हैं अपने अकाउंट को, जो जो आपकी वो है ऑनलाइन बैंकिंग है, उसमें जाएं और चेक करें कि मेरे पैसे आज कितने हैं। उसमें अगर 2 रुपए भी कम हो और आप बैंक फोन करें कि 2 रुपए कम है या $2 कम है मेरे, तो बैंक आपको बोले कि हाँ वो एक्चुअली इसलिए कम है कि आज ही हमने लैंडिंग की है। आज ही हमने लैंडिंग की है एक बहुत बड़ी कंपनी को, टेस्ला को। और चूंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, तो हमने हर हर अकाउंट होल्डर से विद रिस्पेक्ट टू देयर डिपॉजिट हमने पैसे मैनेज किए हैं, हमने रुपए माइनस किए हैं। तो तो कभी ऐसा हुआ आपने कभी गए हो और आपके 2 रुपए कम हो जो आपको पता ना हो, और जब आप बैंक फोन करके बोले कि टेकन ड्यू टू द लोन गिवन टू इलॉन मस्क? कभी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं जो मैं नहीं, कह रहा कभी हूँ कि नथिंग नथिंग टू डू विद नथिंग टू डू विद डिपॉजिट्स। खैर, तो ये बैंक एक न्यू मनी क्रिएट करता है जो कि कैंसिल आउट हो जाता है जब आप लोन को रीपे करते हैं, तो वो कैंसिलिंग होती रहती है। यानी आपने आपने अकाउंट बढ़ाया, अब लोन रीपे हो रहा है, तो वो कैंसिल होकर जीरो हो गया, लेकिन जीरो नहीं हुआ। आपने जो डेट पेमेंट की, सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट की है, वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। बैंक ने खुद भी कमाया और डिपॉजिटर्स को भी दिया, वगैरह वगैरह। इस पर इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो अच्छा। हम कह सकते हैं कि तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो ड्यू टू दैट इंटरेस्ट बेस्ड मनी सिस्टम है या डेट बेस्ड मनी सिस्टम है। और यही तमाम प्रॉब्लम्स की वजह है जो जिसकी वजह से इतने सारे जो क्राइसिस जो है वो दुनिया में आ चुके हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। आखिर में मैं अपनी ख़त्म कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन इस आयत में कि दोज हु कंज्यूम इंटरेस्ट कैन नॉट स्टैंड ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन एक्सेप्ट एज वन स्टैंड हु इज बीइंग बीटन बाय सैटन या शैतान इनटू इंसैनिटी। ये जो उर्दू में कहते हैं ना कि हवास बाख्ता कर दिया है, कि जब ये उठेंगे क़यामत के दिन, तो ये ऐसे बावले और हवास बाख्ता होंगे जैसे शैतान ने इनको छू लिया हो। दिस इज बिकॉज दे से ट्रेड इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट, बट अल्लाह हैज परमिटेड ट्रेड एंड हैज फॉरबिडन इंटरेस्ट। So whoever has received interest from his Lord and desist may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to dealing in interest or usury, those are the companions of fire. They will abide eternally there. तो सूद की जो शनात है, हुर्मत है, इसकी जो खबासत है, वो इस आयत से
सामने आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। कोई सवाल हो जरूर। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Jazakallah khair, Brother Waqas. Subhanallah, it's Subhanallah, you've taken us to a, right into इसके, ये क्यों होते हैं, और बैंक्स मनी के साथ, yeah, what they do, and Subhanallah, इसमें greed कितनी बड़ी, is greed is such a बिग वीकनेस, जो ये सारे बैंकर्स और सारे जो अमीर लोग इसको मिसयूज करते हैं। पावरफुल लोग जी, हम या बिल्कुल। बिल्कुल, एंड सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तआला ने इसका तोड़ इतना क्लियरली मेंशन कर दिया है ना। एक तो डेप्टी अवॉइड करें आप, जितना आपका जितनी आपकी बिल्कुल हैसियत हो उसी में आप रहें, और ट्रेड करें, इवन इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर वेलकम योर इनकम, बट एंड सुभान अल्लाह, एंड नॉट इंटरेस्ट, एंड सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है इंसानियत को इस बिल्कुल। मसले मसाइल से, सब हम कुछ, ही। हम्म। सब कुछ करो, सब कुछ करो, बस सूद छोड़ दो। और आप देखिए, ये तमाम क्राइसिस की बुनियादी वजह जो है वो ग्रीड है। और सूद बिल्कुल बेसिकली ग्रीड है, सूद ही ग्रीड है बेसिकली, और क्या है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। And subhanallah, and Allah subhanahu wa ta'ala even promotes a human, moral character development में by giving zakat and sadqa, तो opposite of greed भी train करते हैं अल्लाह subhanahu wa ta'ala बिल्कुल हमारे बिल्कुल दीन में। बिल्कुल बिल्कुल। सुबहानल्लाह। या अब ऑडियंस प्लीज, आप लोग क्वेश्चन चैट में टाइप करें, या फिर आप प्लीज हैंड रेज करें, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, एंड प्लीज सर्वे फॉर्म भी फिल करें आप। आई होप यू वी रियली आर अंडरस्टैंडिंग। मकसद ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि दिस कैपिटलिज्म जो करंट सिस्टम में जो है कितना नुकसानदायक है। तो ये हम इसको डीपली डीपली इसको अंडरस्टैंड करें, एंड वी हैव रियल पॉइंट्स एंड आर्गुमेंट्स टू explain this to first of all ourselves, and to anyone else as well. तो आप लोग प्लीज चैट में क्वेश्चंस करें, एंड इंशाल्लाह, एंड आई थिंक द नेक्स्ट पार्ट, the banks how they do it, that will be the next session inshallah, and जी, उसमें हम इवन आपको देखेंगे। अगर उसकी अकाउंटिंग दिखाऊंगा, अकाउंटिंग देखेंगे ना बैंक, हालांकि मैं बैंक। अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं हाँ। जब वो अकाउंटिंग देख रहा था, थोड़ा बहुत तो आइडिया है मुझे, क्योंकि या ऑरेकल ईआरपी वगैरह इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो आप वो सही। देखकर हिल जाएंगी कि किस तरह से ये गेम है, गेम गेम चल कैसे रहा है, वो आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट वी आर वेरी क्यूरियस टू लर्न अबाउट दैट। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, बट वी प्रॉब्ली डोंट नो कि इसका क्या मीनिंग होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या होती है, ये पैसे कहाँ से बना रहे, क्या प्रिंटिंग क्या कर रहे हैं पैसों, पेपर पे। सही बात तो है। हाँ। अब तो खैर वो कीबोर्ड पे टाइप कर लेते हैं, तो वो बैंक्स को अलाउ हो जाता है कि आप इतने बिलियन डॉलर्स लोन कर सकते हैं। तो मतलब कितनी खतरनाक बात है, अजीब सी। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि उलमा कराम भी खामोश हैं इस हवाले से। उलमा कराम सूद पे बात तो करते हैं, सूद पे बहुत बात हम्म, करते हैं, वो जो करनी भी चाहिए। लेकिन ये जो मनी प्रिंटिंग है, इस पर इतना ज़्यादा बात नहीं है। शेख इमरान हुसैन है, ट्रिनिडेड टोबैगो में होते हैं वो, पाकिस्तानी है, हम्म, बट ये सेटल्ड देयर इन वेस्ट इंडीज। तो हम्म, वो अलबत्ता कहते हैं कि यार, ये भी मुझे लगता है ना कि कुरान की जो वो आयत है ना, बोला तबखसू, और किसी की चीज़ों को कम ना करो, तबखसू, कम ना करो। तो ये तो मनी प्रिंटिंग उसी जुमरे में आ रही है कि ठीक है, गवर्नमेंट्स करती हैं, लीगलाइज्ड है, सब कुछ है, लेकिन ये आप एक्स्ट्रा मनी प्रिंट जो कर रहे हैं, उससे तो खुद ब खुद आप मनी की वैल्यू गिरा रहे हैं। तो बिल्कुल। खैर, इस पर एक डिबेट है, लेकिन चले हम उस पर बात करेंगे आइंदा या जरूर। इंशाल्लाह, आई थिंक, या नेक्स्ट सेशन दैट विल बी द बिग थिंग। बिल्कुल, द इन्फ्लेशन एंड हाउ आपकी या प्रोडक्ट्स की वैल्यू गिरा रहे हैं, एंड सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एंड सुभान अल्लाह, एज यू राइटली पॉइंटेड, बार बार आपने पॉइंट किया कि इसका नुकसान फाइनली होता है द कॉमन मैन। वी हैव नो जी क्लू जी। कि क्या चल रहा है बैंकिंग मार्केट में। दिस इज ऑल बिल्कुल न्यूज टू अस। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है ना, एंड we get misused, and that is our the whole point of voice of the people is कि हम हर इंसान को स्ट्रेंथन करें, पता हो कि क्या चल रहा है हमारे साथ, जी। और हम किस किस हिस्से के पार्ट है, वी आर अ पार्ट ऑफ व्हाट सिस्टम। We got to know this before we can even raise our voice towards the right cause. So, inshallah. And yeah, कोई सवाल अगर any है other तो। questions? Yeah, audience में please आप इन questions पूछ लें, या you can Yeah, add, go ahead, please. I just want to ask one thing. जैसे भी यूके की मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगी, तो मुझे थोड़ी सी पिक्चर दिखाइएगा कि ये इसका क्या फ्यूचर क्या है हमारा। यूके में आई थिंक 7-8 साल पहले, 3 साल पहले इन्फ्लेशन, ये मॉर्गेज रेट था 2.5। तो लोगों ने घर बहुत लिए, और सडनली विद इन अ ईयर 2.5 से वो जंप इन होके 7.5 पे चला गया। और जी। अच्छा, घर लेना भी मुश्किल हो गया, और जो मॉर्गेज हम्म, थी
वो कहाँ 250-300 देते थे तो वो 1000 तक पहुंच गई कि घर रिटेन करना भी मुश्किल हो गया। तो उसके साथ ही फिर प्राइसेस भी हाई होगी बाहर बाहर मार्केट में, फूड प्राइसेस। तो जी मुझे ना वो एक कनेक्शन ही समझ में आया इसका। तो इसका थोड़ा-सा फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे? अगर आपको भी कुछ है इसका थोड़ा-सा नॉलेज कि क्या होएगा हमारे साथ अब इधर? देखें, 1819 1819 से तो आपको मैंने हिस्ट्री बताई कि हमें पता ही है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि ये जो अर्निंग होती है और जो ये जो एक इकोनॉमिक साइकिल है उसका गेम ही यही है कि आप जो है लोनिंग करते रहें, लेंडिंग करते रहें। और लेंडिंग से ये होता है कि लोगों के पास पैसा आता है। जब पैसा आता है तो इंसान फौरन सोचता है कि मैं क्या खरीदूं। घर एक जैसे मतलब हाउसिंग मार्केट है। अब हाउसिंग मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं 2.5 जैसे आपने कहा कि परसेंटेज पे। मगर गवर्नमेंट तो खाली हाउसिंग मार्केट नहीं देख रही ना, उसके सामने तो ग्रोसरी भी है, उसके सामने जो है वो ऑयल प्राइसेस भी हैं, उसके सामने तो सीमेंट प्राइसेस भी हैं, उसके सामने तो फर्टिलाइजर प्राइसिंग भी है। अब जब बढ़ती है इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। अब उसकी नज़र में ये नहीं होता कि इतने लोगों ने तो 2.5 पे घर लिए हुए हैं, जब 7.5 होगा तो क्या होगा। लेकिन इतना बड़ा इकोनॉमी है, यूके गवर्नमेंट थोड़ी खाली ख्याल रखेगी इनका, अब उनको और चीज़ों का ख्याल है। और यही एक कर्ज है इस सिस्टम का कि इसमें जो लेंडिंग है, इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग है, वही तो अलाउ करती है इस चीज़ को। यानी अगर 2.5% भी लेंडिंग कर रहे हैं तो वो भी तो इस्लाम के खिलाफ है। यानी ये थोड़ी है कि अगर 7.5% लेंडिंग है तो वो जुल्म है और 2.5% पे लेंडिंग है तो वो बड़े अच्छी बात है। जापान में तो इवन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है। जापान में तो इवन 0.1 0.2, अमेरिका में इतने अरसे 0 से 1 के दरमियान इंटरेस्ट रेट रहा। तो क्या अल्लाह ताला वहाँ खुश होंगे कि माशाल्लाह इंटरेस्ट रेट जो है वो 0 से 1 के दरमियान है। इंटरेस्ट रेट तो सूद का एक दरहम भी वो हराम है। और हदीसों में आता है कि सूद का एक दरहम भी जो है वो बहुत एक कभी गुनाह है, 36 दफा करने के बराबर है। तो हमें इस पर हमें पता होना चाहिए कि ये कम इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट बहुत बुरा है, ये नहीं है। दोनों इंटरेस्ट रेट बहुत बुरे हैं। तो खैर, मगर चूंकि इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं दुनिया भर में, लोग जो है बिल्कुल एक हर्ड मेंटेलिटी और एक जो है वो एक ही मार्केट की तरफ चल पड़ते हैं कि भाई पैसे आ गए घर लो। लेकिन 2-3 साल बाद ही क्या होता है कि किसी और वजह से, किसी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। और फिर जितने लोगों ने घर लिए होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं, या तो वो अपनी और चीज़ों को पेट काट के, और चीज़ों की प्राइस कट, जो आपकी स्पेंडिंग है कट करके मॉर्गेज मॉर्गेज दें। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और प्रिडिक्शन कोई खास नहीं है, अब तो कहते यही है कि दुनिया जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से, मिडिल ईस्ट की वजह से तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो है वो सूद की लानत से बचें। अपने चादर में जितना बड़ी बड़ी चादर है उसी में पाँव रखें अपना। और अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने जो किफ़ायत शारी को, फ्रुगैलिटी को, उसको प्रमोट करें। यही इसका हल है। सूद से बचना सबसे बड़ा हल है। सूद से बचना, अपनी जिंदगी को सूद से पाक किया जाए। इसके अलावा एक पर्सनल लेवल पे तो यही एक उसकी निशानी है, सुकून की निशानी है, पीस की निशानी है। और फिर हम प्रमोट करें दुनिया की हुकूमतों को, जो जगह रहता है। अगर आप यूके में रहती हैं, यूके वाले, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में, कि वो गवर्नमेंट्स को अर्ज करें, उसके लिए कोई तहरीक ज्वाइन करें, कोई क्या कहते हैं इसको, वॉलंटियर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्वाइन करें, ताकि सूद से निजात मिल सके। Yeah, Jazakallah khair. Yeah, subhanallah, it becomes very difficult for the common man क्योंकि yeah, we already fell in the trap. ऐसी बात होगी कि हम trap में पड़ गए और उसके बाद पढ़ when we गए। see that it's उसके we start seeing the negative consequences. So like the whole point of the Muslims is beware of even falling into this trap of the interest because this is kind of what happens. ये loop de loop आप enter कर रहे हो वो area में और वहाँ पे yeah subhanallah. So I think the best part is to, be content and increase your income up by trade. That will be the other way. We should increase our बिल्कुल। income by और trade, yeah, investments. जी. और दूसरी बात यह है कि जब आपकी रियल मनी होगी, यानी बात है कि आपने बैंक से लोन लेके नहीं बल्कि अपनी सेविंग से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप बहुत कॉशियस भी होंगे। फिर आप कॉशियस जब होंगे तो फिर जिस तरह .com क्राइसिस की बात कर रहा था मैं, कि हर बंदा जो यानी pet.com और dog.com और cat.com जो भी ला रहा है, साथ आगे .com लगा रहा है, तो बंदा हाजिर है इन्वेस्टमेंट करने को। क्यों हाजिर है? क्योंकि पैसे भी उसके अपने नहीं है, उसने बैंक से लोन लिया हुआ है 0.5% पे। अब उसके जहन में है कि मैं तो पे कर दूंगा, कुछ भी नहीं है यार, ले लूंगा, इतना कम इंटरेस्ट है। लेकिन
जब ओवर इन्वेस्टमेंट होती है तो क्वालिटी भी गिर जाती है। इसका मतलब है कि जो घटिया से बेकार आइडिया भी है उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आपके अपने पैसे होंगे, आपकी अपनी सेविंग्स होंगे, तो आपके पास चार बच्चे आएंगे कि अंकल मैंने ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, तो आप बोलेंगे भाई मैं जरा देख तो लूँ। आप बड़ा गौर करेंगे, बस में से एक जो जीनियस बच्चा होगा उसको आप देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पांच बिजनेस खड़े हो गए, खड़े होने के बाद चार बैठ गए, एक रह गया। उस केस में ये होगा कि दो को देंगे, एक चल जाएगा, और एक चलो किसी वजह से अगर बैठ गया तो क्या हुआ, 50% सक्सेस हो गई इकोनॉमी में। इस केस में क्या हुआ, 75% जो है वो तबाह हो गए। तो एक ऑरेकल ऑरेकल या अमेजोन खड़ी रही। लेकिन जो खड़ी रही उसने चले 10% लोगों का जो इन्वेस्टमेंट थी बचा ली। बाकी जो 80% इन्वेस्टमेंट थी वो तो तबाह हो गई ना। वो तबाह इसलिए हो गई, वो कोलैप्स इसलिए कर गई कि आप जो है वो अपनी रियल रियल इन्वेस्टमेंट को यूज नहीं कर रहे थे, आप एक ऑलरेडी चीप मनी यूज कर रहे थे फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। तो ये इस्लाम का ये एक और एक इस्लाम का ये एक उसूल है, या इस्लाम की एक प्रमोशन है कि जब लोन शोन नहीं होंगे तो इंसान अपना ही पैसा बाहर निकालेगा। अपना पैसा बाहर निकालेगा तो बहुत सोच समझ के खर्च करेगा, बहुत ही अच्छे बिजनेस पे लगाएगा, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो मूवमेंट है जो आपने बताई है इंटरेस्ट फ्री, ये अगर थोड़ा सा देखा जाए, जितने आपने रिसेशंस बताए ये सब अमेरिका साइड पे आए हुए हैं, इनके साइड पे आए हुए हैं। ये इंटरेस्ट सिस्टम तो इनको खुद भी खा रहा है। जी ये हमारे बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं कि इस्लामिक कंट्रीज को इसने खाया है, ये तो इनके कंट्रीज को भी खा रहा है। बिल्कुल, इन्हीं के बैंक्स बंद हुए सब कुछ। तो ये बिल्कुल। बजाय इसके कि हम बीइंग अ मुस्लिम कहें कि हम जी सूद फ्री इंटरेस्ट फ्री पे जाना चाहते हैं, ये तो इनको खुद लेके जानी चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए, मूवमेंट अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए, है ना? बस ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये जाहिर बात है, जितना ये जो आज जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है ये सारी इंग्लिश वेबसाइट से ही बनाई है, यानी इसमें एक भी नहीं इस्लामिक जो है पेज नहीं उठाया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन्हें सब पता है। लेकिन फ्यू पावरफुल जो लोग जो हैं वो एक थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया, वो एक ऐसी चीज क्रिएट करते हैं। फिर आप ये भी जानती हैं कि जो हार्वर्ड है, एमआईटी है, येल है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इनमें पढ़ाया भी जाता है। वो इकोनॉमिस्ट जितने वहाँ पढ़ाते हैं वो ये शो करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एग्जीक्यूशन थोड़ी बहुत गलत हो जाती है लेकिन निज़ाम बेहतरीन है, निज़ाम बेहतरीन है। पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने बयान किया था कि फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री उनकी किताब है, कि मतलब अब तो इससे अच्छा निज़ाम दुनिया में बन ही नहीं सकता। तो वो अपने, हाँ तो आपकी बात पे कि आवाम तो परेशान है ही, लेकिन वो जो एक 1% या 0.5% जो एलीट है, उन्हें भी पता है कि इससे आवाम को नुकसान है। लेकिन चूंकि वो वेल अवेयर रहते हैं, उन्हें पता होता है चीज़ों का, और वो जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल के फिर अगले बूम का वेट करते हैं ताकि अगली बार आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो ये तो बिल्कुल यानी एक जाल है, ये तो एक नेट है, जो कि सब कुछ जानने के बावजूद ये करते हैं ताकि गरीबों का खून चूसा जाए। इसमें तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इसमें वो हूँ कि इन्हें पता है कि किस तरह से गरीबों को और मिडिल क्लास को चूसना है, लूटना है। और तभी जो आप जो इनक्वालिटी है इस वक्त वर्ल्ड में, इसमें भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो 1% है उनके पास कितना पैसा है, और जो डाउन 50% है उनके पास कितना पैसा है। तो वो ये क्यों हो रहा है, ये सिस्टम है ही ऐसा जिसके जरिए आप टिल्ट करके रखे, आपने ट्रे को टिल्ट किया हुआ है, आप कुछ भी डालते हैं, सेब डालते हैं, केला डालते हैं, अंगूर डालते हैं, सब जो लुढ़क लुढ़क के जो है वो साइड पे आ रहा होता है। बस इनको पता है चीजें, और ये चीजें कर रहे हैं। यही दज्जालियत है, धोखा यही है, यही एक वो डिसीट है। बिल्कुल, या एंड बिल्कुल एंड एग्जैक्टली द थिंग इज कि जो लोग पावर में है वो उनको पता है, दे वांट टू डू इट फॉर देयर ग्रीड। एंड द प्रॉब्लम इज जो बिल्कुल, अच्छे लोग हैं, बिल्कुल। जो नेक लोग हैं, वो लोग पावर नहीं पकड़ रहे। वो लोग इतना पावर नहीं पकड़ रहे कि वो नो इंटरेस्ट का सिस्टम वी वांट टू ऐसा, देयर इज नो वन कमिंग इन द गवर्नमेंट जो कहे कि चलो वी वांट टू वी वांट लेट्स डू नो इंटरेस्ट एंड सी हाउ थिंग्स विल बिकम बेटर। तो सो आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर द गुड पीपल टू टेक दैट रोल, वो पावर में आए और वो ये इसको प्रपोज करें, इसको इम्प्लीमेंट करें और बताएं। एंड इट्स द रोल ऑफ द मुस्लिम्स टू गिव एन एग्जांपल टू बिगिन विद। पहले मुस्लिम कंट्रीज में भी एग्जांपल बता दे तो दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे। सो दैट इज वेयर वी आर। या inshallah, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala may give strength to the people who have the right knowledge and right guidance from the Quran to get power and implement it and show the world. इसमें बिल्कुल हम पिछली बार बात कर चुके हैं कि अगर एक मूवमेंट चले, सोशल मूवमेंट चले, कि इंसान यानी खुद खुद बैंकों को बताए कि हम इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक फैसल बैंक था जो कमर्शियल बैंक था, इट हैज़ कन्वर्टेड इटसेल्फ टोटली इनटू इस्लामिक बैंक। तो Mashallah.
ये इस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं, बैंकों को प्रेशराइज कर सकते हैं। बैंक जब खुद ब खुद इंटरेस्ट फ्री होना शुरू होंगे, तो खुद ब खुद हुकूमतें भी, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो भी जो है वो ये देखेंगी कि हमें भी इलेक्शन में जाना है, वोट लेना है, तो हमें भी, अगर हम इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करेंगे, प्रमोट करेंगे, लोग हमें वोट देंगे, तो एक ग्रेजुअल चेंज हो सकता है बिल्कुल। इसके लिए खुद आपको सूद से बचना होगा, अपने घर वालों को बचाना होगा, अपने मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों को, जहां जहां आपकी रीच है बात करने की, आप बताएं इनको। ये प्रेजेंटेशन में जो हमने बातें की हैं, इसको अगर आप दोबारा, इंशाल्लाह ये अपलोड होगा, तो उसको सुने, पढ़ें। इसके जो लिंक्स दिए हुए हैं या जो अल्फाज हैं, जो जो वर्ड्स हैं, आप रिसर्च कर लें गूगल में, और मजीद पढ़ें। तो आप खुद भी अच्छा गाइड कर सकते हैं लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, कि वाई वी शुड अबॉलिश रिबा। Yeah, बिल्कुल. Yeah, I think we Muslims must make this a movement actually. आपने वो social movement, yeah, subhanallah, riba free uh, economy, that should be a एग्जैक्टली, movement. Yeah, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल. Perfect. Yeah. Any other questions? Anything else? Any comments? Please आप लोग share करें. Learn about it, and learn about it and spread the word. And inshallah, this is how it's going to come. अपने बच्चों को भी बताएं. They're also going to be coming to this world. They'll create systems and they'll create, everything against riba free. And, yeah, it all begins with awareness, and that's what, and awareness, and we have to understand कि हम common man में we have the power, and that's kind of exactly what the role of voice of the people is. Without knowledge, without knowledge, without knowing the right thing, we cannot go on to the next step of taking this action. So please spread the word, be a part of VOTP, invite everyone else to VOTP as well. And Brother Vakas, and find. I mean, we would love to have people like Brother Vakas, more people who are finding out more issues in this system and spreading the awareness. The first step, inshallah. इंशाल्लाह। अच्छा, ये ना, ये कॉन्सेप्ट इतना आम हो गया है कि किसी चीज को अगर मना करना हो ना, जैसे हमारे ये इसको रिबा सूद को ही करना था, उन्होंने क्या किया, एक मोनोपोली की कि इसको लगाया इस्लाम के साथ, फिर इस्लाम को बताया था इस्लाम तो है ही बहुत बिल्कुल. टेररिज्म टाइप का, एक्सट्रीमिस्ट है, इसलिए इससे जो चीज अटैच हुई हुई है उसको भी नल कर दो, ठीक है। बिल्कुल. तो इन लोगों ने इसको ना, जब भी नाम लेने लगते हैं हम इंग्लिश सोसाइटी में भी इसको, कि ये बिजनेसेस नहीं सही चलेंगे अगर हमने इतना इंटरेस्ट दिया, दिस एंड दैट, तो वो सीधा आ जाता है मुस्लिम है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द सूद, तो वो बात नहीं चलती। और दिस एंड सेकंड थिंग इज कि हमारे मुस्लिम्स को भी ये पता ही नहीं है कि अगर हम मॉर्गेज पे कोई चीज ले रहे हैं या इंटरेस्ट पे कुछ डेट ले भी रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट करता क्या है, हम कौन से गुनाह का हिस्सा बनने जा रहे हैं और सोसाइटी में क्या बिगाड़ आता है। ये इतना बिग कॉन्सेप्ट है, बिलीव मी। मेरा भी अभी कोई इतना क्लियर नहीं हुआ हालांकि मैं भी कोशिश करती हूँ कि ये किस काम में ना जाऊं, लेकिन कोई क्लियर इतना करने ही नहीं, कराता ही नहीं है। जैसे आपने आज थोड़ा सा हम लोग को बहुत डिफाइन किया है, ऐसे तो कोई भी नहीं बताता कि हम किस बड़े गुनाह का हिस्सा बनते हैं ये बिल्कुल। करके। मतलब देखिए मोहतरमा, एक तो है ना गुनाह, गुनाह को चलाएं, फिर भी कुरान की आयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें पता है कि ये जो सूद है, कौन कौन से गुनाह के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा गुनाहों के नाम बताए कि ये इसके बराबर है, ये उसके बराबर है। ज्यादा गौर करने की बात यह है कि थोड़ा सा जो कहते हैं ना, हक्कुल यकीन, ये कि खुद एक्सपीरियंस करे बंदा, तारीख पढ़ के, या खुद उसमें जाकर। अल्लाह ना करे कोई सूद ले और फंसे, अल्लाह ना करे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, तारीख जो हमने आज स्टडी की, हमने आज क्या स्टडी किया, हिस्ट्री पढ़ी है ना। हिस्ट्री में अगर आप नोट करें, तो तमाम क्राइसिस में एक चीज कॉमन है, बैंक लेंडिंग कॉमन है। लेंडिंग जो है, वो लेंडिंग हो रही है किसी ऐसे सेक्टर में, जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है, खुशनुमा खबरें हैं, और बस यानी आप पैटर्न देखें हर चीज का, यही है कि बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन लेने के बाद कम इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक सेक्टर में, वो सेक्टर में कोई क्राइसिस आया, कोई मसला हुआ, या वो जो ओवर हीटेड था, ओवर ओवर इन्वेस्टेड था, वो जो ही करेक्ट हुआ, यानी रेक्टिफाई हुआ, तमाम के पैसे जो है वो डूबना शुरू हुए, और बैंक भाग गए। अब इसमें एक चीज कॉमन क्या है, बैंक, लेंडिंग, और लेंडिंग होती है इंटरेस्ट पे, तीन, फिर आपने ग्रीड की वजह से एक ही सेक्टर में पैसे लगाना शुरू कर दिए, चार, और बस यूं ही ये चीज एक खराब हुई, सबने इसको खराब। तो अगर हम चार वर्ड पर गौर कर लें कि बैंक, लेंडिंग, इंटरेस्ट और ग्रीड, यानी इंसैनिटी के साथ जो वो एक ही सेक्टर में, बस हाउसिंग सेक्टर आया उसी में कर रहे हैं, डॉट कॉम आया उसी में कर रहे हैं, यानी थोड़ी सी, यानी सैनिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर कोई पूछे कि आज के प्रेजेंटेशन से चार चीजें क्या निकली हैं, तो यही निकली है कि अल्लाह ताला ने ये सूद को जो हराम किया, जो भी आप कह रही थी कि बहुत बड़ा गुनाह है,
गुनाह तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता ही है, लेकिन ये गुनाह क्यों है, कैसे है, इसकी टेक्निकल जो है वो मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे ये एक्ट करता है, वो आज हमने देखा है। ठीक है, बहुत ब्रीफली देखा है, लेकिन इसको आप एक्सपेंड करें स्टडी को तो और पता चलेगा। घूम फिर के ना चंद लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं, यानी हर बैंक का एक सीईओ होता है जो डिसाइड करता है कि हाँ इस मरतबा हम 5 अरब रुपए, 5 अरब पाउंड जो है, 5 बिलियन पाउंड जो है वो हम लोन देंगे, इतना इंटरेस्ट रेट होगा, गवर्नमेंट से बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम कर दो। चंद लोग जो है ये डिसीजन लेते हैं, इससे अपनी मनी जो है वो मेक करते हैं, वो कहते हैं ना कि वो मशीन चलाते हैं, कमाते हैं, और जब डाउन टर्न आता है तो अपना माल बचाकर दुनिया को बर्बाद करके या तबाह करके निकल जाते हैं। हर क्राइसिस का जो आप देख रही हैं, सबका यही एक ही पैटर्न है। Yeah, inshallah. Inshallah, Jazakallah khairan, Brother Waqas. Inshallah, the next session will be more important. आपको exactly how the banks do it. तो इसका information will be very useful. तो inshallah, we will go ahead and इंशाल्लाह। conclude. Yeah. Jazakallah khairan जज़ाकल्लाह। once again, Brother Waqas, and Jazakallah khairan all the audience as well to come and learn these things. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله. जज़ाकल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम।